इस चैप्टर में मैं आपको जो भी कराऊंगा अगर आप वो अच्छे से कर लोगे तो पहली बात जेई मेन एडवांस का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना अटेम्प्ट कर पाओ या ना आप समझ पाओ। मेरा वजन है, मेरे वजन को तुम चाहे किलोग्राम में नापो तो एक डेटा मिलेगा 70। मेरे वजन को तुम पाउंड में नापोगे, हो सकता है कोई दूसरा डेटा मिले कि अंकित सर इज 100 पाउंड्स। एक मैं बात बोल रहा हूँ, बात समझे ना। तो भाई मेरे वजन को तुम चाहे किलोग्राम में नापो, चाहे पाउंड में नापो, चाहे क्विंटल में नापो, चाहे टन में नापो, नंबर अलग अलग आएगा, मेरा वजन तो मेरा वजन ही है ना। तो कई बार ऐसे सेको टैन का जब सवाल आता है तो हम कई बार वन की जगह, वन आपको दिया होगा, वन की जगह हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा भी डाल देख बेटा। एग्जाम में बहुत रेयर ऐसा होगा कि तुम्हें वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा आ गया तुम सेक स्क्वायर थीटा लिख के खुश हो। समझदार आदमी वो है जिसको ये क्लिक होता है कि सर यहाँ पे हमें वन की जगह स्क्वायर थीटा माइनस टैन होना चाहिए। और यहाँ पे हम साइन और कॉस को थोड़ा सा कोऑर्डिनेट से रिलेट मानते हैं। उससे फायदा क्या होता है कि अगर थीटा 90 ना भी हो, 200 डिग्री हो जाए, 300 डिग्री हो जाए, 1000 डिग्री हो जाए, तो भी उसके हम साइन और कॉस की वैल्यू को बता सकते हैं। तो एक नए तरीके से साइन एंड कॉस को डिफाइन किया जा रहा है। हेलो बच्चा पार्टी। तो भाई सभी लोगों का इस वेदांतु जेई मेड इजी प्लेटफॉर्म चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसने 11वीं के बच्चों की नींदें उड़ा दी। और जब वो 11वीं का बच्चा 12वीं में पहुंचा तो उसको लगा कि अब जिंदगी सॉर्टेड है, चलो इससे छुटकारा मिला। बट हुआ क्या कि 12वीं में जाते ही जैसे कैलकुलस शुरू हुआ फंक्शंस में उसका खूब ज्यादा उपयोग हुआ तो लगा कि चलो ठीक है, फंक्शंस निकल गया, इसका मतलब अब ट्रिग्नोमेट्री उतना ज्यादा मैटर नहीं करेगी। फिर आईटीएफ टॉपिक आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आता है, जो पूरी की पूरी लगा लो 80% ट्रिग्नोमेट्री पे आधारित थी। वहां पे हमें परेशान किया। जब आईटीएफ से छुटकारा मिला तो हमें लगा चलो अब जिंदगी सॉर्टेड है। फिर इस टॉपिक ने लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में परेशान किया। अभी हो सकता है आपने आगे की चीजों को ना पढ़ा हो, बट बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में और भी परेशान करने वाली है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन में और भी परेशान करने वाली है। हाँ, प्रोबेबिलिटी में नहीं परेशान करने वाली, ये बात पक्की है। समझे ना। तो बात यह है कि जो परेशानी की शुरुआत या जो परेशानी हम लोग बच्चों 11वीं क्लास से झेल रहे हैं, या 11वीं का बच्चा तो अभी उस परेशानी को लगातार ही झेलता चला आ रहा है, तो उन सारी समस्याओं का निदान करने के लिए ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर मैं आपके लिए लाया हूं। इस चैप्टर में मैं आपको जो भी कराऊंगा अगर आप वो अच्छे से कर लोगे तो पहली बात जेई मेन एडवांस का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना अटेम्प्ट कर पाओ या ना आप समझ पाओ। दूसरी चीज, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री जहां जहां यूज होती है ना, आपको मजाक लगेगा। आपको लगेगा सर ये 1+2=3 के बराबर है, इतना सिंपल लगने वाला है। उसी स्ट्रेटेजी से पढ़ाने वाले हैं कि भाई जिस स्ट्रेटेजी से आपकी जो समस्याएं हैं कि बाकी टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्री कमजोर होने की वजह से चैलेंज आ रहा है, सवाल लास्ट में जाके अटक जाता है, वो समस्या आपकी पूरी दूर होने वाली है। ठीक है ना। और जैसा कि आप लोगों ने डिमांड की थी, उसी डिमांड को फुलफिल करते हुए पहला टॉपिक सेट थ्योरी का मैं लेक्चर आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। जिन बच्चों ने नहीं देखा हो एक बार जाके उसको देखना, तुम्हें पता लगेगा सेट थ्योरी में भी ऐसी ऐसी सारी चीजें हैं ना जिसको जेई मेन जे एडवांस वाला पूछता है, जहां पे आप अच्छा खासा फंस जाओगे, जो कि मैथमेटिक्स का एक वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक माना जाता है। बात समझे। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में तो आप ऑलरेडी फंस ही रहे हो, तो उसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि पहला वाला सेट थ्योरी का भी लेक्चर सबको जरूर देखना है, कि जिससे आपको पता लगे कि किसी भी टॉपिक का डेप्थ क्या होता है और उस डेप्थ के बेसिस पे क्वेश्चंस एग्जाम में कितना ज्यादा पूछे जाते हैं और कितना इजीली होते हैं। यदि जेई मेन या जेई एडवांस एग्जाम की आज के टाइम में कोई रिस्पेक्ट है तो रिस्पेक्ट बच्चा इसीलिए है क्योंकि एग्जामिनर जो है ना बहुत ऊपर ऊपर से क्वेश्चन नहीं पूछता, वो चीजों की तह तक जाता है। वो जानने की कोशिश करता है कि बच्चे को रियल में टॉपिक आता है या फिर फॉर्मूला रट्टा मार के अपना काम चला रहा है। तो उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको सेट थ्योरी में डेवलप करवाई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक खत्म होते होते आप लोग खुद बोलोगे कि सर ट्रिग्नोमेट्री में इस लेवल का कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हमें पता नहीं था कि ये इतना बढ़िया और इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको तो हमें मजबूरी में पढ़ने का मन हो रहा था। आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे। ठीक है ना। और बाकी मैं आप लोगों को बेटा रेकमेंड करूंगा कि भाई यूट्यूब पे क्लास करना बड़ी अच्छी बात है। काफी ज्यादा कमिटमेंट चाहिए यूट्यूब पे क्लास करने के लिए, बट उसमें भाई डिस्ट्रैक्शंस अच्छे खासे होते हैं।
कोई भी लेक्चर अगर आप देखते हो बीच-बीच में ऐड आएगा, नीचे कुछ कॉमेडी के वीडियो आएँगे, नीचे कुछ बढ़िया-बढ़िया शॉर्ट्स वो रिकमेंड करता रहेगा। तो उस केस में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। उसी डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने के लिए ये जो जेईई 2027 के लिए हम लोगों ने जो सीरीज़ यहाँ पे लॉन्च की है, उसको हम लोगों ने एक फ्री बैच के फॉर्म में लॉन्च कर दिया है। आपको इस बैच में एनरोल करना है। आप वेदांतु के ऐप पे सेम क्लास को अटेंड कर सकते हो। उससे फ़ायदा क्या होगा कि पहली बात तो नीट एंड क्लीन तरीके से आपको सब कुछ दिखेगा। ऐड वगैरह का जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो खत्म हो जाएगा। सेकंड नंबर पे जो बीच में अगर कोई डाउट वगैरह आता है तो जो वेदांतु का ऐप है वो एआई इनेबल्ड होता है। तो जो डाउट्स वगैरह आते हैं वहाँ पे अगर आप टाइप करते हो डाउट अगर लेक्चर के दौरान पूछते हो तो उसका जवाब आपको बहुत अच्छे से मिलता है। तो आपको फीलिंग बिल्कुल ऐसी आएगी ना कि आपके सामने टीचर खड़ा होके कुछ पढ़ा रहा है और आप कहीं पे कुछ भी पूछ सकते हो, कितना भी डिटेल में जाके पूछ सकते हो और हर डाउट का, हर समस्या का जवाब आपके फिंगर टिप्स पे है। तो लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत ही हाई लेवल पे एनहांस होने वाला है। हालाँकि ये बात सही है कि सेम जो लेक्चर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, सेम लेक्चर वहाँ पे भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कुछ अलग मिलेगा, एक एक्स्ट्रा अंकित सर आपके सामने आ जाएँगे, कि यूट्यूब पे 1 अंकित सर है और ऐप पे 2 अंकित सर हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो लेक्चर आपको सेम मिलेगा बट थोड़ा-सा टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलने की वजह से, मुझे लगता है कि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाला बैच है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पे जाके एक बार बाय नाउ पे क्लिक करोगे, आपको एक भी पैसा नहीं देना है, आप बैच में एनरोल हो जाओगे और ठीक वैसे ही पढ़ाई करना शुरू कर दोगे, जैसा वेदांतु के पेड प्लेटफ़ॉर्म पे बच्चा पढ़ता है। ठीक है ना? और नीडलेस टू से कि भाई चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब कर लो। अभी अगर तुम्हारे पास सब्सक्राइब करने की वजह नहीं है, तो पूरा लेक्चर आप अटेंड कर लो, आपको खुद ही सब चैनल को सब्सक्राइब करने की 1000 वजह मिल जाएगी। क्योंकि मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूँ, जेईई 2027, जेईई 2028 के एस्पिरेंट्स के लिए इस चैनल पे जो काम हो रहा है, जितनी शिद्दत के साथ, जितने कमिटमेंट के साथ काम हो रहा है, उतने कमिटमेंट के साथ शायद ही कोई और भी चैनल काम कर रहा हो। भाई मुझे तो नहीं पता, ठीक है ना? अब इसी बात के साथ बेटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक आता है सिस्टम ऑफ मेजरिंग एन एंगल। अब बात आप लोग समझिएगा। मैंने आपको बोला कि ये बता दो मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, लंबाई। अब लंबाई को नापने के क्या-क्या यूनिट्स आम तौर पे आप लोग यूज़ करते हो? तो बच्चा बोलेगा सर हम लोग सेंटीमीटर भी यूज़ करते हैं। बच्चा बोलेगा सर हम लोग फुट भी यूज़ करते हैं। बच्चा बोलेगा हम सर किलोमीटर भी यूज़ करते हैं। बच्चा बोलेगा सर हम लाइट ईयर्स भी यूज़ करते हैं। अब एक ही लंबाई को नापने के लिए कई सारे यूनिट्स को बनाया गया। हर यूनिट का अपना अलग-अलग काम है, हर यूनिट की अपनी अलग-अलग फ़ील है। जैसे मैंने आपको बोला मेरी लंबाई 173 सेंटीमीटर्स है या फिर मैंने बोला 5 फुट 10 इंच के आस-पास है, तो आपको एक आइडिया लग रहा है कि 173 सेंटीमीटर्स कितना होता है। आइडिया लग रहा है? यही अगर मैं अपनी लंबाई किलोमीटर में बताने लगूँ, तो आपको आइडिया ही नहीं लग पाएगा कि अंकित सर की लंबाई एक्चुअल में होगी कितनी? या फिर मैंने आपसे बोला कि लखनऊ से दिल्ली के बीच का डिस्टेंस 500 किलोमीटर है। अब वो आपको आइडिया लगता है 500 किलोमीटर है मतलब करीब-करीब इतना टाइम लगता होगा आने-जाने में। अब इसी डिस्टेंस को अगर मैं तुम्हें सेंटीमीटर में बताने लगूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा ना? मैं कुछ बोलूँगा 5 इंटू 10 टू द पावर समथिंग सेंटीमीटर है। तुम क्या सोचोगे? यार ये 50 किलोमीटर की बात कर रहे हैं या 500 किलोमीटर की बात कर रहे हैं या 5000 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आएगा। मतलब थोड़ा कम समझ में आएगा, समझ में तो आ ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर को किलोमीटर में समझ में आ जाएगा। तो एक जैसे डिस्टेंस अगर एक हम फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं बच्चा, तो उसको नापने के कई सारे यूनिट्स बनाए जाते हैं, जिससे कि अपनी दुनिया की समझ थोड़ी-सी बेहतर हो जाती है। यही मान लो एक क्वांटिटी हम वेट ले लें, वज़न ले लें, तो वज़न को नापने का भई सोने को नापा जाता है, तौले के हिसाब से नापा जाता है। मतलब 1 तौला रफली 10 ग्राम के बराबर होता है, तो भई कितना तौला सोना है? अब भई सोने को तुम क्विंटल में नापने लगो, आइडिया ही नहीं लगेगा कि कितने सोने की बात कर रहे हैं। 5 ग्राम सोने की बात कर रहे हैं कि 50 ग्राम सोने की बात कर रहे हैं, अब 500 ग्राम सोने की बात कर रहे हैं।
बात समझ में आती? यही भाई आदमी का वजन है, मैं बोलूँ मेरा वजन है 70 केजी के आसपास। अब तुम्हें आइडिया लगेगा 70 केजी का आदमी कैसा दिखता होगा। अब मैं अपना वजन तुम्हें ग्राम में बताने लगूँ। मैं बोलूँ 7 इंटू 10 टू द पावर 4 ग्राम मेरा वजन है। तो अब कहीं न कहीं थोड़ा सोचने में दिक्कत होगी ना यार, कितना बोल रहे हैं? 7 किलो बोल रहे हैं, 70 किलो बोल रहे हैं कि 700 किलो बोल रहे हैं? यस और नो? तो एक कई मतलब कोई भी अगर क्वांटिटी है तो उसको नापने के कई सारे यूनिट्स को इसलिए बेटा बनाया जाता है, क्योंकि हर यूनिट हमारी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करता है। तो ठीक हिसाब से जो एंगल था, एंगल को नापने के भी लोगों ने कई सारे यूनिट्स बनाए। अब उन यूनिट्स के बारे में चर्चा यहाँ पे हम लोग करने वाले। सबसे पहली बात तो सर ये एंगल होता क्या है? अब ये सबको पता है सर एंगल तो एंगल होता है। बट एंगल क्या होता है बेटा? ये बेसिकली अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है। अब अमाउंट ऑफ रोटेशन बोलने से मेरा तात्पर्य क्या है? उस बात को थोड़ा-सा समझते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे एक ये O आपका फिक्स पॉइंट है। वो आपका फिक्स पॉइंट है और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये इसी वाली लाइन को मान लो हम P वाले पॉइंट के अबाउट हम रोटेट कर रहे हैं। तो अब मैंने बोला P वाले पॉइंट के अबाउट रोटेट करो। तो आप बोलोगे सर ऐसे रोटेट करें या ऐसे रोटेट करें? बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है। अभी जैसे बोलचाल की भाषा में बोलोगे सर ऊपर की तरफ जाए कि नीचे की तरफ जाए? तो पहली बात तो ऊपर और नीचे आपको यूज नहीं करना है क्योंकि अगर कोई मान लो लाइन ऐसी है तो ऊपर और नीचे क्या होगा? तो लोगों ने बोला इसको पहले ढंग से बोलो। तो हमने बोला कि दो टाइप का रोटेशन पॉसिबल है या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज। तो लोगों ने बोला अगर हम पी पॉइंट को रोटेट करते हैं, लेट्स से हम पी पॉइंट को मतलब इस ओपी वाली लाइन रे को हम रोटेट करते हैं और मान लो हम यहाँ पे पहुंच गए पी डैश पे हम पहुंच गए। अब इस वाले केस में बेटा देख रहे हो कि जो रोटेशन आपका हुआ है वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, क्लॉक की उल्टी दिशा में हुआ है। ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है इसी को आप एंगल बोलते हो। अच्छा, अब मैथ्स में लोगों ने एक कन्वेंशन बनाया कि कभी भी अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो एंगल को हमेशा पॉजिटिव नापते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन को एंगल को हम हमेशा नेगेटिव नापते हैं। अब जैसे ही मैंने बोला ओपी वाले को ही हमें क्लॉकवाइज रोटेट करना है लेट्स से अल्फा डिग्री से, अल्फा एंगल से। तो क्लॉकवाइज अल्फा एंगल से रोटेट करके आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो आप बोलोगे कि सर ये आपका पी डबल डैश हो जाएगा और ये अमाउंट ऑफ रोटेशन अल्फा है। ये अमाउंट ऑफ रोटेशन है। अगर मैं बोलूँ ये टोटल एंगल कितना होगा तो टोटल एंगल आप बोल दोगे ये माइनस अल्फा होगा, ये टोटल एंगल कितना होगा? टोटल एंगल ये प्लस थीटा होगा। तो मैथ्स की दुनिया में एक यूनिवर्सल कन्वेंशन बनाया गया कि कभी भी अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो उसके आगे उसको पॉजिटिव एंगल के तौर पे नापेंगे और रोटेशन अगर कभी भी क्लॉकवाइज हो रहा है तो उसको नेगेटिव एंगल के तौर पे नापेंगे जिससे कि लफड़ा खत्म हो गया। अब मैंने बोला तुम्हें -30 डिग्री रोटेट करना है तो अब माइनस क्या बता रहा है कि तुम्हें जहां पे भी हो उससे तुम्हें 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है और 30 क्या बता रहा है? वो तो अमाउंट ऑफ रोटेशन बता रहा है। तो एज सच बेटा देखो नेगेटिव एंगल का मतलब कुछ नहीं होता। नेगेटिव एंगल का मतलब ये होता है कि आप क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट कर रहे हो। ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात बेटा यहाँ पे ये आती है कि रोटेशन को मेजर करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स बनाए गए। ठीक उसी हिसाब से जैसे डिस्टेंस को नापने के लिए सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, लाइट ईयर्स, फुट, इंच, गज बहुत कुछ बनाया गया। ठीक उसी हिसाब से एंगल को भी मेजर करने के बहुत सारे यूनिट्स बनाए गए और काफ़ी ज़्यादा इस पे किताबों में टाइम भी वेस्ट किया जाता है मैं आपको बताऊँ। बट आपके लिए 2 ही यूनिट केवल रेलेवेंट है। एक आपका डिग्री यूनिट है और दूसरा आपका रेडियन यूनिट है। तो बहुत ईज़ी टॉपिक है जिसको अननेसेसरी फालतू की चीज़ों को लिख-लिख के जैसे एक ग्रेड एंगल भी आता है। ग्रेड एंगल को सेंटिसिमल सिस्टम बोलते हैं। मतलब बिल्कुल बकवास है, कोई मतलब ही नहीं बनता। ना जेईई के 60-70 सालों के इतिहास में यूज़ हुआ है, ना यूज़ होने वाला है क्योंकि ये सब बकवास चीज़ है। तो काम की बात क्या है कि एंगल को नापने के 2 यूनिट्स आपके पास में है। पहला यूनिट आपके पास क्या होता है? डिग्री यूनिट। डिग्री यूनिट। अब डिग्री यूनिट आप भली-भांति परिचित हैं कि भाई जो एक राइट एंगल होता है उसको आप 90 डिग्री बोलते हो। राइट एंगल क्या होता है आपको पता है? राइट एंगल ट्रायंगल में जो 2 परपेंडिकुलर साइड्स के बीच का एंगल होता है वही राइट एंगल होता है।
तो हमने क्या बोला कि डिग्री यूनिट से हम लोग भली भांति परिचित हैं, ठीक है। दूसरा एक और यूनिट जो जेई के सिलेबस में ज्यादा यूज होता है, जिसका नाम है बेटा रेडियन यूनिट, और इसी रेडियन यूनिट को हम लोग बोलते हैं बेटा सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलर सिस्टम। अब देखो सर्कुलर सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले सर्कुलर सिस्टम होता क्या है कि अगर आप मान लो कोई सर्कल ले लो, जिसका मान लो लेट से रेडियस आर के बराबर है। ये आपने सर्कल लिया जिसका रेडियस आर के बराबर है, और इस सर्कल के ऊपर आपने एक आर्क ले लिया जिसका लेंथ एल के बराबर है। तो इसी सर्कल के ऊपर हमें आर्क लेना है जिसका लेंथ एल के बराबर है। तो मान लो थोड़ी देर के लिए हमने ये वाला आर्क हमने ले लिया, थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया, ये वाला आर्क हम लोगों ने ले लिया। इस वाले आर्क का लेंथ मान लीजिए एल के बराबर है, ठीक है ना। तो बोला क्या जाता है कि ये जो आर्क है, पीक्यू वाला जो आर्क है, ये सर्कल के सेंटर पे अगर थीटा एंगल सबटेंड करता है, तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं एल डिवाइडेड बाई आर। और यहाँ पे थीटा जो भी आता है वो बेसिकली बेटा रेडियन में आपको आ जाता है। तो रेडियन को कैसे डिफाइन किया गया? रेडियन को डिफाइन किया गया कि भाई एंगल इन रेडियंस will be equal to arc length divided by radius। मतलब सिंपल इसी तरीके से डिफाइन किया गया। अब जैसे लोगों ने क्या बोला कि भाई डिग्री और रेडियन को मान लो हम लोग रिलेट मानते हैं। तो जैसे वही बात है कि मान लो मैंने बोला कि मेरी लंबाई 173 सेंटीमीटर्स है। एक बात आप समझना, और मैंने बोला मेरी लंबाई 5 फुट लेट से 10 इंच है, इसी के आसपास ना। तो अब ऑब्वियस सी बात है 5 फुट 10 इंच जो होना चाहिए वो 173 सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए ना। या फिर मैंने बोला ये मान लो क्लिकर है, अब इस क्लिकर का मैंने वजन बोला 20 ग्राम है। अब इसी क्लिकर के वजन को मैं किलोग्राम में कन्वर्ट कर दूं चाहे पाउंड में कन्वर्ट कर दूं, भाई वजन तो सेम ही ना, सब कुछ बराबर होगा। यस और नो। तो लोगों ने क्या बोला कि यार ये तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, हमें समझ में आ गया। अब इसको लोगों ने बोला कि हमें डिग्री से थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं। अब डिग्री से कनेक्ट करने के लिए लोगों ने क्या किया, लोगों ने इसी सर्कल में एक राइट एंगल बना लिया, इसी सर्कल में एक राइट एंगल बना लिया। अब ये राइट एंगल आ गया, आपको पता है एक राइट एंगल 90 डिग्री होता है। यस और नो। इसी 90 डिग्री जो थीटा एंगल को, ये थीटा आपका 90 डिग्री, इसी 90 डिग्री को मान लो हम लोग नापना चाहते हैं रेडियंस में। तो भाई अब यहाँ पे आर्क की लंबाई आपको लिखनी पड़ेगी। आर्क की लंबाई क्या हो जाएगी, ये बेटा P वाला पॉइंट है, ये Q वाला पॉइंट है, PQ वाले आर्क की लंबाई लिख दो। अब लोगों को पता है कि एक कंप्लीट सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर के बराबर होता है। ये एक सर्कल का एक चौथाई है। तो अब यहाँ पे अब एल अपॉन आर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/4। कंप्लीट सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, डिवीजन में क्या लिखते हैं, रेडियस। सर्कल का रेडियस हमने कितना माना था, आर के बराबर माना था। बेटा यहाँ से आर आर कैंसिल हो गया, तो हमें समझ में आ गया कि जो 90 डिग्री है वो बेसिकली पाई बाई 2 रेडियंस के बराबर है। 90 डिग्री पाई बाई 2 रेडियंस के बराबर है। या फिर चाहे तो अगर हम 2 को इधर ले आए तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें समझ में आती है। अच्छा, मैथ सेशन देख रहे हो बेटा? हमारे जमाने में ये सब नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था। खैर, मजा आ रहा है सेशन में। देखो बेटा, हमारे जमाने में तो ये सब नहीं था। होता तो शायद मैं भी आईआईटी में होता। तो देखो, मेरी जवानी में जो नहीं था वो मेरे बुढ़ापे में आ गया और तुम्हारे लिए फायदा देगा। तो इसीलिए सबको मैं कहता हूँ कि एकलव्य टेस्ट सीरीज लगाओ, उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, समझे। और इस टेस्ट सीरीज में बहुत सारा सवाल है, वो सारा सवाल तुम लगाओगे ना, क्योंकि हमारे टाइम पे तो क्या था कि सवाल लगाते जाओ, भगवान की कृपा रही तो हो जाएगा आईआईटी, नहीं रही कृपा तो रह जाओगे। तो इसलिए अब भगवान की कृपा वाली बात नहीं है। एकलव्य टेस्ट सीरीज के ज्यादा से ज्यादा सवाल हमने देखे हैं कि जेडब्ल्यू में आते हैं। तुम लगाओ एकलव्य टेस्ट सीरीज के सवाल, बहुत फायदा होगा। ठीक है, चलते हैं, ध्यान रखना अपना सब बढ़िया से।
ठीक है, चलो राम राम। कि भाई 180 डिग्री का मतलब यहाँ पे हो जाएगा पाई रेडियंस। 180 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा? पाई रेडियंस हो जाएगा। बात समझ में आती है? ये दोनों बातें बराबर है, क्योंकि भाई अगर ये जो भी एंगल है इसको तुम चाहे डिग्री में नापो चाहे रेडियन में नापो, वैल्यू अलग अलग आएगी। अब जैसे मेरा वजन है, मेरे वजन को तुम चाहे किलोग्राम में नापो तो एक डेटा मिलेगा 70, मेरे वजन को तुम पाउंड में नापोगे, हो सकता है कोई दूसरा डेटा मिले कि अंकित सर इज 100 पाउंड्स। एक मैं बात बोल रहा हूं, बात समझे ना? तो भाई मेरे वजन को तुम चाहे किलोग्राम में नापो चाहे पाउंड में नापो चाहे क्विंटल में नापो चाहे टन में नापो, नंबर अलग अलग आएगा। मेरा वजन तो मेरा वजन ही है ना। तो वही बात है, ये एंगल अगर 90 डिग्री है, तुम चाहे डिग्री में नापो चाहे रेडियन में नापो, डिग्री रेडियन का अमाउंट अलग अलग आएगा बट एंगल आपका सेम होगा। तो इसी वजह से बेटा यहाँ पे इसको हमने इक्वेट किया और इक्वेट करके हमने लिखा है 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियंस होता है। अब देखो सबसे पहले तो लोगों को कुछ कुछ इसमें भ्रांतियां होती हैं। एक जो सबसे बड़ी भ्रांति जो बच्चों से मैं सुनता हूं कि सर मतलब 180 का मतलब पाई हो गया, 180 का मतलब पाई हो गया, कॉमन तौर पे भ्रांति है। उन भ्रांतियों को पहले, उन शंकाओं को पहले हम लोग दूर करते हैं। एक बात आप समझना देख बेटा, मैंने बोला, एक मैंने आपको सिंपल सी बात बोली कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस जो है वो मान लो 5 के बराबर है। पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस 5 के बराबर है। तो आपका सबसे पहला सबसे रेलेवेंट क्वेश्चन क्या आएगा कि सर 5 क्या, 5 माइक्रोन है या 5 सेंटीमीटर है या 5 फुट है या फिर 5 किलोमीटर्स है या फिर 5 लाइट ईयर्स है? ये आएगा। भाई कोई भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नाप रहे हैं तो उसमें यूनिट को बताना हमेशा बहुत जरूरी है। ये बात समझ में आती है? अब एक छोटी सी बात जिसकी वजह से बच्चों को कंफ्यूजन आता है, कई बार ऐसा लिखा होता है एंगल इज π/3। अब एंगल π/3 लिखा है, कोई आगे यूनिट नहीं लिखा हुआ है। तो एक और इसी वजह से सारी कंफ्यूजन की जड़ है। लोगों को लगता है पाई की वैल्यू 180 हो चुकी। बचपन से आज तक हमने पढ़ा था कि पाई की रफली वैल्यू 3.141 होती, अब पाई की वैल्यू 180 हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। पाई रफली 3.141 था, है, रहती दुनिया तक इतना ही रहेगा। तो अब देखो हुआ क्या है। हुआ ये है बेटा कि अगर एंगल की बात की जा रही है, अगर एंगल की बात की जा रही है और कोई भी यूनिट अगर नहीं दिया है, नो यूनिट मेंशन्ड, मान लो कोई एंगल आपको बताया जा रहा है और वहां पे कोई यूनिट मेंशन नहीं किया गया है, तो उस केस में ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं क्या? नहीं, सही तो लिख रहा था। उस केस में ऑलवेज कंसिडर, उस केस में ऑलवेज कंसिडर यूनिट टू बी रेडियंस। उस केस में ऑलवेज कंसीडर यूनिट टू बी रेडियस। अब इसका मतलब क्या बनता है? जैसे हमने बोला मान लो एक एंगल थीटा है, वो π/3 रेडियन के बराबर है। अब यहां पे साफ साफ दिया है कि π/3 रेडियन है। ये पहली बात हो गई। कई बार क्या किया जाता है बेटा, ऐसे π/3 लिख के उसके ऊपर c लगा दिया जाता है। ये सर्कुलर का c होता है, ये भी रेडियन को ही रिप्रेजेंट करता है। कई बार इसको सिंपली π/3 भी लिख दिया जाता है। अब देखो अगर एंगल को सिंपली π/3 लिखा गया है तो समझ में आना चाहिए सर यूनिट तो देना चाहिए, बट यूनिट तो दिया ही नहीं है। तो लोगों ने एक कन्वेंशन क्या बनाया कि अगर कभी भी एंगल की बातचीत हो रही है और आपको अगर कोई यूनिट नहीं दिया है तो यूनिट आपको हर हालत में रेडियन ही लेना है। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कन्वेंशन है। आप चाहे भारत में हो चाहे अमेरिका में हो चाहे रशिया में हो चाहे जापान में हो, जब आप बोलोगे एंगल इज π/4 तो कोई आपसे नहीं पूछेगा π/4 व्हाट इज द यूनिट। ये समझ में आ जाएगा कि एंगल π/4 मतलब है π/4 रेडियन की बात कर रहा है। बट आप बोलोगे डिस्टेंस इज 2 तो हर बंदा आपसे पूछेगा 2 व्हाट, 2 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर, 2 माइक्रोन, 2 लाइट ईयर्स, 2 किलोमीटर, 2 फीट, बताओ भाई 2 के आगे यूनिट बताओ। तो एंगल के केस में पहली बात तो कन्वेंशन बनाया गया कि अगर कोई
आपको यूनिट नहीं दिया है तो यूनिट आपको हर हालत में रेडियन लेना है। अब सुनना, लोगों ने गलती क्या की भाई, जैसे लोगों को पता लग गया कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है, तो यहाँ पे रेडियन कई बार लिखते भी नहीं है, तो लोग समझने लगते हैं कि पाई की वैल्यू 180 हो चुकी है। पाई की वैल्यू बिल्कुल कतई नहीं 180 हुई है बेटा, पाई रेडियन एंगल 180 डिग्री के बराबर है। अब एक बात आप बताना, जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये लिख दिया, और थोड़ी देर बाद मैंने यहां से किलोमीटर हटा दिया और यहां से मैंने मीटर हटा दिया। अब मैंने बोला 1 और 1000 बराबर होता है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बोलोगे सर नहीं सर, ये तो बिल्कुल ही गलत है। 1 और 1000 बराबर कैसे हो जाएगा भाई? 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, 1 और 1000 बराबर नहीं होता है। तो बेटा यहां पे भी वही बात आप लोग समझिएगा कि भाई 180 डिग्री पाई रेडियंस के बराबर होता है। ऐसा नहीं कि 180 डिग्री की वैल्यू 180 की वैल्यू पाई होगी। मैंने क्या बोला, पाई की वैल्यू आपकी रफली 3.141 थी, है रहती दुनिया तक इतनी रहेगी। मतलब इसी चीज को क्या लिखा, और अब रेडियन में क्या होता है कि अगर कोई एंगल नहीं लिखा है ना तो उसको रेडियन ही मानोगे। मतलब इसको दूसरे शब्दों में लिखा जा सकता है कि जो 180 डिग्री है वो आपका रफली 3.14 रेडियंस के बराबर है। ये भी इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग काम मैं आपसे कराता हूं, यहां से आप बताओ 1 रेडियन कितना होगा। अब अगर 3.14 रेडियंस जो है 180 डिग्री के बराबर है, तो 1 रेडियंस कितना होना चाहिए बेटा? 1 रेडियंस कितना होना चाहिए? 1 रेडियंस आपका होना चाहिए 180 डिवाइडेड बाई 3.141 मान लो, इसको लिख दो 141 के बराबर होना चाहिए। अब एक छोटा सा काम करो, एक कैलकुलेटर उठाना और कैलकुलेटर उठा के इसको डिवाइड करो। कैलकुलेटर से डिवाइड करो, फालतू में टाइम नहीं वेस्ट करना। 180 नंबर को 3.141 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है ये वर्क करके सब लोग देखो। तो जब आप यहां पे डिवीजन करते हैं, कितना आ रहा है भाई? जब आप यहां पे डिवीजन करते हैं तो आपको पता लगता है कि रफली ये इक्वल टू का साइन है, अप्रोक्सीमेटली ये अप्रोक्सीमेटली आपका कैलकुलेटर से 57 डिग्री के आसपास आता है। यानी एक रेडियन की जो वैल्यू होती है रफली रफली 57 डिग्री के बराबर होती है। आप चाहो तो इसकी थोड़ा फील भी ले सकते हो कि सर ये क्या चल रहा है, तो फील भी थोड़ा सा लेते हैं। फील लेने के लिए एक सब लोग काम करो, अपनी कॉपी में सब लोग एक सर्कल बनाओ, सर्कल का रेडियस कुछ भी रख लो जो तुम्हारी मर्जी है, कोई भी एक सर्कल बना लो। एक अंदाजे वाला काम थोड़ा करके देखते हैं, इसकी फीलिंग लेते हैं। सर्कल बना लिया सब लोगों ने। अब एक काम करो, कोई भी ऐसा एक रेडियस बना लो, ठीक है? सर्कल का रेडियस अपने मन से कुछ भी रखना। अब देखना, इस रेडियस की जो लेंथ है करीब करीब उसी लेंथ के बराबर आर्क लेंथ ले लो। अब ऐसा नहीं नाप नूप के लेने लगा, रफली ले लो। ये जो रेडियस की लेंथ है ना, इसी लेंथ के बराबर आर्क ले लो, कहीं पे भी ले लो। तो अब जैसे अगर मैं अंदाजा अपना लगाऊं, इस लेंथ के बराबर अगर मैं आर्क लूंगा तो हमें लग रहा है कि करीब करीब आर्क आपका इतना बड़ा आर्क आएगा। आप भी अपनी कॉपी में जितना आपने रेडियस बनाया है उसी रेडियस के बराबर सबको आर्क लेना है। अब इस वाले आर्क के इस एंड को यहां सेंटर से ज्वाइन कर दो। ये एंगल आपको दिख रहा है 57 या 60 के आसपास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ भाई, ये बराबर है करीब करीब 57 के आसपास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और जो रिजल्ट अपना यहां से भी आता था, समझे ना? तो 1 रेडियंस 57 डिग्री के आसपास होता है। हालांकि इसमें जो कंप्लीट डेटा होता है बेटा, उसमें जैसे डिग्री में एक आपका मिनट भी आता है, एक आपका सेकंड भी आता है, जो कि जेईई वगैरह के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल ही वेस्टेज ऑफ टाइम है। बताने को मैं आपको बता सकता हूं, बट उसका कोई कहीं पे भी कोई भी उपयोग नहीं होने वाला है। इफ एनीथिंग उपयोग केवल और केवल इसी चीज का होने वाला है। अब जैसे होता क्या है कि लोग जैसे 1 डिग्री एंगल है, 1 डिग्री एंगल तो आपने भी देखा होगा बचपन में, आप वो डी लेके एंगल वगैरह बनाते होंगे, तो 1 डिग्री एंगल के 60 इक्वल पार्ट कर दो। हर एक पार्ट को 1 मिनट बोला जाएगा। अब 1 मिनट इतना छोटा एंगल हो गया जो नेकेड आई से आपको दिखेगा भी नहीं। और 1 मिनट के आप फिर से 60 पार्ट कर दो, हर पार्ट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 सेकंड के बराबर हो जाएगी। बट ये सब चीजें थोड़ा बहुत बोर्ड में यूज हो जाए तो हो जाए, बाकी इनका कहीं पे कोई भी रेलेवेंस अपने लेवल पे नहीं है।
बात समझ में आती है? तो आपको केवल इतना याद रखना है कि 1 रेडियंस रफली 57 डिग्री के बराबर होता है और पाई 180 के बराबर नहीं होता है। पाई करीब-करीब 22/7 था या जिसको 3.141 के आसपास था और इतना ही होता है। ठीक है ना? पाई 180 के बराबर नहीं होता, पाई रेडियंस एंगल 180 डिग्री एंगल के बराबर होता है, ठीक उसी हिसाब से जैसे 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। अब सेंटीमीटर, मिलीमीटर हटा के हम 1 और 10 को इक्वल नहीं बोल सकते हैं। बात समझे ना? तो 1 जो आपका रेडियन है रफली 57 डिग्री के आसपास होगा। दिस इज द ओनली थिंग व्हिच विल बी यूजफुल हियर। अब इसके अलावा एक जो बहुत यूजफुल चीज आती है, जैसे जेई में आम तौर पे ऐसा कोई रूल नहीं है, वो डिग्री में एंगल लिखना प्रेफर नहीं करते हैं, तो वो रेडियंस में एंगल लिखते हैं। तो कुछ-कुछ बेटा कॉमन डिग्री और रेडियन के एंगल हैं जो हमें हर हालत में पता होना चाहिए। अब जैसे एक बात हमने आपको पढ़ ली, एक बात हमने आपको बता दी कि 180 डिग्री जो होता है, वो पाई रेडियन होता है, उसको हम सिंपल में पाई लिख सकते हैं। और ध्यान रखना, कोई यूनिट अगर हमने नहीं बताया, तो यूनिट हमेशा होता है रेडियन। तो भाई यहाँ पे अपना थोड़ा-सा वक़्त हम बचाएँगे, बार-बार हम इसके ऊपर सी नहीं लगाना चाहते हैं, बार-बार इसके आगे हम लोग रेडियंस नहीं लिखना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज़ वी वांट टू सेव सम टाइम। बात समझ में आती है? तो 180 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई रेडियन। आगे से मैं रेडियन अगर बोलूँगा भी नहीं, एंगल की बात कर रहा हूँ, कोई एंगल मैंने बोला है, यूनिट नहीं बोला, आपको वही समझना है कि सर रेडियन में ही बातचीत कर रहे हैं। बात समझ में आती है? अब यहाँ पे क्या हुआ, 180 डिग्री पाई रेडियन हो गया। अब इसको कुछ-कुछ कॉमन नंबर से डिवाइड किया गया। भाई दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दो, तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा? वो पाई बाई 2 रेडियंस हो जाएगा। 90 डिग्री कितना? पाई बाई 2, फिर से 2 से डिवाइड कर दो। 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 45 डिग्री आपका पाई बाई 4 रेडियन हो जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड कर दो। 22.5 डिग्री कितना हो जाएगा? वो पाई बाई 8 रेडियंस हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा एक बात याद रखना, एक टर्म होता है जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसका क्या मतलब होता है भाइयों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है? दो एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री तब कहलाते हैं यदि उनका सम 90 डिग्री के बराबर हो। उनका सम 90 डिग्री के बराबर हो। बेसिकली ये राइट एंगल ट्रायंगल के दो एंगल्स होते हैं बेटा। जैसे कोई भी अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल लोगे, तो ये वाला एंगल तो आपका 90 डिग्री हमेशा ही होगा। अब ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल अगर अल्फा है, तो थीटा प्लस अल्फा हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये एक ही राइट एंगल के बाकी दो एक्यूट एंगल होते हैं। एक एंगल तो हमेशा 90 डिग्री होता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के बाकी दो एक्यूट एंगल्स हैं। इनका सम हमेशा 90 होता है। मैथ्स में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का बहुत बड़ा योगदान है जो इस चैप्टर में हम लोग आगे सीखेंगे। बट फिलहाल हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को पहचानना आना चाहिए। समझे? जैसे अगर मैं सिंपल शब्दों में पूछूं 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? आपका जवाब आएगा 80 डिग्री। 20 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? आपका जवाब आएगा 20 का कॉम्प्लीमेंट्री सर होगा 70 डिग्री। मैं आपसे बोलूं 45 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 ही होगा। मैं आपसे बोलूं कि 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो आपका जवाब आएगा 60 डिग्री, चूंकि 30 प्लस 60 90 हो जाएगा। ऐसे में कुछ मैं बोलूं 65 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 65 डिग्री का, तो जवाब क्या आएगा आपका? 65 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? तो जवाब आएगा भाई 90 माइनस 65, 25 डिग्री आएगा 65 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को पहचानना, उनको बोलना और ये टर्मिनोलॉजी पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे मैंने क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया? अगर 22.5 इंपॉर्टेंट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी इंपॉर्टेंट होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री बच्चा बनेगा 90 में से 22.5 हटा दो, जो कि 67.5 बनेगा, जो कि बेसिकली आपका 3 पाई बाई 8 के बराबर आता है। अब कैसे? तुम समझो, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? डिनोमिनेटर से में न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो ऊपर क्या बनेगा? पाई प्लस 3 पाई 4 पाई बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इन दोनों को ऐड करने पे आएगा 4 पाई बाई 8, मतलब पाई बाई 2 आ रहा है। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना? या फिर यहाँ पे ऐड कर दो तो भी 90 डिग्री आएगा, ठीक है? ये एंगल हो गया। अब 180 को आप 3 से डिवाइड कर दो, 60 डिग्री आ जाएगा। पाई को 3 से डिवाइड करोगे, पाई बाई 3 रेडियन आएगा।
60 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब इसका आधा, 60 प्लस 30 90, इसका आधा करोगे पाई/6 आ जाएगा। और भी कुछ कुछ रिलेवेंट एंगल्स हैं, उनकी भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं सबसे पहले। नहीं तो कई सारे बच्चों को रेडियंस में लिखा होगा, उनको यही नहीं समझ में आएगा कि जाना पहचाना एंगल है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैंने बोला ना कि इस पूरे लेक्चर को हमने डिजाइन ही वैसे किया है कि आपकी या एक आम बच्चे की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का निदान मैं 100% इन लेक्चर्स के थ्रू मैं दे पाऊं। ठीक है। और क्या समस्या होती? अब जैसे एक एंगल 15 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बेटा इसी को आप 12 से डिवाइड कर दो। 180 अपॉन 12 15 के बराबर होता है। 180 अपॉन 12 कितना होता है? 15 के बराबर होता है। तो भाई 15 डिग्री कितना होगा? वो 15 डिग्री कितना होगा? वो बेसिकली पाई/12 के बराबर होगा। 15 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 75, 90 माइनस 15 कर दो, ये बेसिकली आपका 5 पाई/12 हो जाएगा। 15 इंटू 5 75, और या फिर आप वैसे देख लो, इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? 6 पाई/12 आएगा, मतलब 90 डिग्री आएगा। यस और नो? एक और एंगल जो थोड़ा सा रिलेवेंट है अपने लिए, वो होता है बेटा 18 डिग्री। 18 तो बहुत सिंपल है भाई, दोनों साइड में 10 से डिवाइड कर दो। तो 18 डिग्री आपका कितना होगा? पाई/10 होगा। 18 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 90 माइनस 18 आपका 72 हो जाएगा। 72 मतलब 4 से मल्टीप्लाई किया गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई/10। 4 पाई/10 को हम लोग 2 पाई/5 लिख सकते हैं। यस और नो? अब इनको ऐड करो, ऐड करने पे कितना आ रहा था? 5 पाई/10 आ रहा था, जो कि पाई/2 के बराबर भी आ रहा है। एक आपका थोड़ा-सा जो रिलेवेंट एंगल होता है, वो होता है 36 डिग्री। 36 मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो पाई/5 के बराबर आता है। वैसे भी 180 अपॉन 5 36 ही आएगा। यस और नो? मैं पूछूं 36 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो भैया 90 में से 36 को हटा दो, 54 आ जाएगा। यस और नो? 90 में से 36 को हटा दो, 54 आ जाएगा। समझा? या फिर इन दोनों को जोड़ के देखो तो भी 90 आएगा। 6 4 10 के 0 हाथ में आया, 1 5 3 8 और 1 9 आ गया। तो अब 54, अब 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 पाई/10 हो जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि सर क्या ये सब हमें रट्टा मारना है? जवाब है बिल्कुल नहीं। बट इन चीजों से हमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होने की जरूरत है कि भाई जैसे मुझे भी नहीं याद है कि मतलब हर एक चीज याद थोड़ी ना है, बट अगर हमें एग्जाम में ये सोचने में टाइम लग रहा है तो अपनी प्रिपरेशन फिर गलत जा रही है कि अच्छा 180 अपॉन 12 15 होता है। भले तुम्हें टेबल याद हो चाहे ना याद हो ढंग से, या फिर हमें ये सोचने में दिक्कत जा रही है कि 180 अपॉन 5 36 होता है, तो फिर दिक्कत है। तो रट्टा नहीं मारना है, बट वही बात है, अब इसी चीज को अगर तुम 3 4 बार कर लोगे तो बिना रट्टा मारे ऑटोमेटिक ये रट्टा हो जाएगा। उतना ही करने की जरूरत है। जो रट्टा मारना होगा मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा। तो ये कॉमन एंगल्स हैं जो रेडियंस में आके बच्चों को परेशान करते हैं। इन एंगल के साथ हमें कंफर्टेबल होना है। अब वो सब रद्दी सवाल नहीं करना है कि भाई जिसमें मिनट और सेकंड लगाए चले जा रहे हैं। यदि आपको केवल 11वीं का बोर्ड देना हो तो आप उसको करने को कर सकते हो, बट किसी भी कंपटीशन के हिसाब से दिस इज द ओनली थिंग विच इज रेलेवेंट। इसके अलावा इसमें कुछ भी रेलेवेंट नहीं है। कई सारी किताबों में सेंटिसिमल सिस्टम भी लिखा होता है, जिसको ग्रेड सिस्टम बोलते हैं। वो सब बेटा किसी भी कंपटीशन के हिसाब से वक्त की बर्बादी है। आपके स्कूल में आ रहा है कर लो, नहीं आ रहा है छोड़ दो। उतना भाई दुनिया में बहुत कुछ है, अच्छी भी चीजें हैं, बट हम सारी नॉलेज एक साथ थोड़ी ना ले लेंगे। अपना टारगेट हमें क्लियर होना चाहिए ना। आज यदि हम सोच रहे हैं कि हम जेई 2027 या जेई 2028 में हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो हमें उस एग्जाम के हिसाब से खुद को ढालना बहुत जरूरी है। तो भाई ये सारा फंडा सबको क्लियर होना चाहिए। अगली बात, बचपन की जो ट्रिग्नोमेट्री थी कि भाई अगर इस एंगल को थीटा माना तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा दो परपेंडिकुलर वाली साइड होती है। अब थीटा के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, थीटा के साथ वाली साइड को बेस बोलते हैं। 90 डिग्री बेटा सबसे बड़ा एंगल होता है, 90 के सामने वाली साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड आपका हाइपोटेन्यूज होता है, क्योंकि 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है। तो सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड ही बेटा सबसे बड़ी होगी ना। तो यानी 90 के सामने वाला हमेशा सबसे बड़ा साइड होगा, हाइपोटेन्यूज कहलाएगा।
दो परपेंडिकुलर जो साइड्स हैं, जो दो बाकी जो जो साइड्स हैं जो 90 डिग्री पे, उनमें हमें कंफ्यूजन कई बार होता है कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है। तो कंफ्यूजन का एक ही है, भैया अगर ये एंगल थीटा लेते हो तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, थीटा के साथ वाला बेस होगा। अगर इस एंगल को आपने अल्फा ले लिया, मान लो इस एंगल के रेफरेंस में आप कुछ लिखना चाह रहे हो, तो इस अल्फा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। तो बेटा ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है कौन से एंगल को आपने लिया है। अब यदि अगर इस एंगल को हम थीटा मान लें, ये P है और ये B है, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम तो हमेशा ही होल्ड करेगा। अगली बात, यहाँ पे हमें साइन कॉस टेन थोड़ा बहुत हमें समझ में आना चाहिए कि साइन कॉस टेन को लिखा कैसे गया। तो भाई साइन थीटा को लिखा जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा इसका उल्टा होता है, वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है। और सॉरी माफ कीजिएगा, साइन थीटा को लिखा जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉसेक थीटा इसका उल्टा हो जाता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है। कॉस थीटा को लिखा जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेक थीटा इसका उल्टा हो जाता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाता है। टैन थीटा को लिखा जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाता है, कॉट थीटा उसका उल्टा हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है। तो ये 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन किया गया। ऑब्वियस सी बात है, यहां से कुछ कुछ एंगल्स को भी हमें रटवाया गया, जो कॉमन एंगल जो हमने बचपन में किया था 0, 30, 45, 60 एंड 90। इसमें ध्यान देने योग्य बात एक ही है कि जो tan होता है वो 90 डिग्री पे ND लिखा है, ND का मतलब है नॉट डिफाइंड। क्योंकि tan 90 बेटा इंफिनिटी को अप्रोच करता है, तो उसको, अब इंफिनिटी कोई डिफाइंड नंबर नहीं है, इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर, इंफिनिटी इज अ सिंबल। तो tan 90 क्या होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है। कितना बड़ा, बहुत बड़ा। अब बहुत बड़े की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, बात समझ में आती है। तो ये सारे बेसिक एंगल हर बच्चे को याद होना चाहिए, नहीं याद है तो भाई याद कर लो, नहीं याद करोगे बड़ी परेशानी होगी। और आइडेंटिटीज में जो हमने साइन कॉस टेन की डेफिनेशन को डिफाइन किया था, उसके आधार पे ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज को फर्दर और डिफाइन किया जाता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। और इन आइडेंटिटीज को हम वही साइन कॉस टेन की बेसिक डेफिनेशन और पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे हम लोग बचपन वाली जूनियर क्लासेस में हम लोग प्रूव करते थे। अब आज के टाइम में हम लोग करने क्या वाले हैं कि इन आइडेंटिटीज के साथ थोड़ा सा हम खेलने वाले हैं। क्योंकि अगर ये आधार अगर आपका कमजोर रह गया और मैं डायरेक्ट अगर 11वीं के आइडेंटिटी पे चला गया, तो 11वीं का आइडेंटिटी मैं तुम्हें सिखा भी दूंगा, बट कई बार सवाल में ऐसा होता है कि लास्ट में जाके ये सब बेसिक लेवल की आइडेंटिटीज लगती हैं और बच्चा कंफ्यूज करता है। तो देख बेटा, इसमें भी कुछ कुछ बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। भाई देखो, एग्जाम में बहुत कम ऐसा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा लिखा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, उसकी जगह तुमने 1 लिख दिया, समझे ना। आमतौर पे बहुत बार आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है तो उसकी जगह आपको कॉस स्क्वायर थीटा क्लिक होना चाहिए। अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आता है तो उसकी जगह आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्लिक होना चाहिए। अगली एक और इंटरेस्टिंग बात बोलता हूँ, ये सेकंड वाले को आप लोग देखना। सेकंड वाले में बेटा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो कई बार ऐसे सेको टैन का जब सवाल आता है तो हम कई बार 1 की जगह, 1 आपको दिया होगा, 1 की जगह हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा भी डालते हैं। देख बेटा, एग्जाम में बहुत रेयर ऐसा होगा कि तुम्हें 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आ गया, तुम सेक स्क्वायर थीटा लिख के खुश हो गए। समझदार आदमी वो है जिसको ये क्लिक होता है कि सर यहाँ पे हमें 1 की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा डालना था। अगर आप तुम समझदार नहीं हो तो मैं तुम्हें समझदार बना दूंगा, वो बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत इजी काम है तुम्हें समझदार बनाना, ठीक है ना। बट एक क्लिक होना चाहिए, उस समझदार आदमी को ये भी क्लिक होना चाहिए कि सर ये बेसिक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखी है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इसको फैक्टराइज भी किया जा सकता है। तो उस आदमी को ये भी क्लिक होता है कि भाई जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इन्हीं चीजों की वजह से मैंने अच्छे अच्छे बच्चों को मैंने फंसते हुए देखा है और मुझे अननेसेसरी लगता है।
भाई जब आइडेंटिटी पढ़ा रहे हो तभी इसको लिखवा दो, बच्चे के नोट्स में चला जाएगा, कभी नहीं फंसेगा, और ये रट्टा थोड़ी ना कोई मारेगा। तो ये आइडेंटिटी को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट उनका उपयोग थोड़ा-सा अलग तरीके से होता है बेटा। समझे ना? आइडेंटिटी को याद करना तो भाई जैसे आपको कार चलाना है, तो आपने याद कर लिया कि एबीसी होता है, एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच होता है, बट उससे कार थोड़ी ना चलती है। तो प्रैक्टिकली आइडेंटिटी याद करने के बाद बताना चाहिए कि भाई कैसे-कैसे आइडेंटिटीज का उपयोग होता है। अच्छा, यहाँ से एक बात हमें और समझ में आती है कि अगर इन 2 लोगों का प्रोडक्ट 1 के बराबर है, मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं। यस और नो? अगर इन 2 लोगों का प्रोडक्ट 1 के बराबर है, तो ये बच्चा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। भाई अब हमने वही बोला 2/5 का रेसिप्रोकल 5/2 है। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 1 है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 है मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो तुम्हें याद इतना ही रखना है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा प्लस टैन थीटा होता है, या फिर दूसरे शब्दों में सेक थीटा माइनस टैन थीटा का सेक थीटा प्लस टैन थीटा के साथ प्रोडक्ट 1 आता है। सेम हम लोग इस वाले केस में भी बोल सकते हैं। यहाँ पे बेटा जब हम 1 को इधर लेके जाएंगे, तो एक फैक्टर बनेगा कॉसेक माइनस कॉट, दूसरा फैक्टर बच्चा बनेगा कॉसेक प्लस कॉट। मतलब कॉसेक माइनस कॉट का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक प्लस कॉट होता है। तो इस हिसाब से ये सारी चीजें यूज होती है। थोड़ा सा इसको और प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे यहाँ पे 6 सवाल लिखे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस टू यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1। इन 6 में से किस चीज की वैल्यू 1 के बराबर आती है? चाहो तो वीडियो को थोड़ा-सा पॉज़ करके एक बार आप खुद निकाल के देखो कि 1 किन केसेस में आ रहा है। इतना करने से फ़ायदा क्या होगा कि ये बेसिक वाली आइडेंटिटी के साथ थोड़ा-सा कम्फ़र्ट लेवल बढ़ेगा। कुछ और सवाल कराएँगे और उसके बाद आप क्या बोलोगे ना कि सर 10th में इसको हमने 15 दिन किया था तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं आया था, और आपके साथ इसको हमने 20 मिनट किया है और 20 मिनट में हमें पता है कि अब 10th वाला कोई भी सवाल लाके दे दो उसको हम कच्चा चबा जाएँगे। बट सही तरीके से करना, वीडियो को पॉज़ करके एक बार खुद से करने की कोशिश करो, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इनमें से कौन-कौन सा 1 के बराबर है। ठीक है ना? अब सुनिएगा। भाई पहला वाला हमने देखा सेक स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता था। यस और नो? तो सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा? टैन स्क्वायर थीटा या फिर हाँ, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता था। टैन स्क्वायर थीटा कितना होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये पहला वाला तो बेटा आपका लिखा है बेसिकली टैन स्क्वायर ए, अगला वाला आपका कॉट स्क्वायर ए लिखा है। टैन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ये बेसिक डेफिनेशन है। इनका प्रोडक्ट ऑब्वियसली 1 के बराबर आएगा। ये पहला हो गया। दूसरे की बात करते हैं बेटा। अब सेम लॉजिक है, कॉस का मतलब तो कॉस हो गया, कॉसेक ए साइन का रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन है, तो ये कॉस अपॉन साइन ए आ गया। फिर से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन रहा है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा? ये बेसिकली टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इसकी जगह हम लोग टैन लिख सकते हैं। तो ये आपका 1 आ जाएगा। बात समझ में आती है? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और गिवन होना चाहिए, दिया ने ए बिलॉन्ग्स टू मान लो 0 टू 90। ये मैंने क्यों लिखा है मैं आपको थोड़ी देर में बता दूँगा। मतलब अभी थोड़ा-सा और जब हम 10th क्लास की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा उसी पे फ़ोकस करते हैं। ऐसा नहीं कि अचानक से कुछ और ले आए फालतू में। बट ये आइडियली लिखा होना चाहिए सवाल में। ठीक है ना? वो आपको पता लग जाएगा, खैर थोड़ा पेशेंस रखो। मैं आंसर नंबर हमने 3 लिखा। अब फिर से वही बात आ गई, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होगा? कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो ये बेटा आपका बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए इंटू में आपका टैन स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉट इंटू टैन हमेशा 1 होता है। भाई शुरुआत के 3 तो सब 1 के बराबर आ गए। यस और नो? चौथा वाला देखते हैं किसके बराबर आ पाता है कि नहीं आ पाता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। आपको पता है साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, फिर से चौथा भी 1 आ गया। पांचवा वाला देखते हैं 1 आता है कि नहीं आता है। साइन का मतलब होता है साइन, सेक ए का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस ए, तो ये साइन अपॉन कॉस ए आ गया। कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है? कॉट स्क्वायर थीटा होता है। समझे ना? अंडर रूट लिखोगे तो कॉट ऑफ थीटा आ जाएगा। ये फिर से टैन इंटू कॉट,
ये भी बाय द वे 1 के बराबर आ गया। हम छठा वाला अगर देखते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक इंटू कॉस आपका 1 आ गया। तो इनको करने से बस एक ही फायदा मिलेगा कि बेसिक आइडेंटिटी में अगर कुछ टर्म को इधर लाया जाए, उधर लाया जाए, तो अपना कंफर्ट लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा। बात समझे ना? बताओ भाई। ठीक। जगह जगह पे अंडर रूट इसलिए लगाया गया था क्योंकि ये बेसिकली आया था अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए। अब अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए कॉट ए के ही बराबर होगा, जिस वजह से मैंने इस कंडीशन को लिखा था। इस पे हम लोग बातचीत बाद में करेंगे कि सर ये कंडीशन क्यों लिखा गया। ठीक है, बट सवाल को सही बनाने के लिए लिखना जरूरी है। ठीक है ना? आगे बढ़ा जाए दोस्तों। अब कुछ और इस पे सवाल करते हैं। तो आइडेंटिटी तुम्हें याद होगी, तुम्हें आइडेंटिटी रटवाने के चक्कर में, आइडेंटिटी का ओरल एप्लीकेशन कर पाओ उसके चक्कर में ये सारा काम हमने किया है। कुछ और सवाल लगाते हैं। अब जैसे ये आ गया, कॉमन सेंस वाली बात लगानी बेटा, सवाल बहुत इजी होते थे, बट ये स्किल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल स्किल। बोला क्या जा रहा है कि भाई इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर आता है। तो दो चीजें यहाँ पे, दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट ये सम के फॉर्म में लिखा गया है, तो ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा या फिर ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा काम हम क्या करते हैं बेटा, हम एलएचएस को लेते हैं। ये सारा टेंथ ग्रेड 9th ग्रेड के लेवल का ही सवाल है। सेक थीटा से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो। पहला टर्म बनेगा साइन इंटू सेक। अब सेक का मतलब 1/cos होता है, तो पहला टर्म बनेगा साइन इंटू सेक। साइन इंटू सेक का मतलब क्या हो जाएगा? साइन अपॉन कॉस, जो कि टैन हो जाएगा। अगला टर्म बनेगा सेक इंटू कॉस। सेक इंटू कॉस कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। कॉसेक से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉसेक इंटू साइन, कॉसेक साइन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, वो भी आपका 1 हो जाएगा। उसके अगला टर्म बनेगा कॉसेक इंटू कॉस। कॉसेक इंटू क्या बनेगा? कॉस बनेगा। यस और नो? अब कॉसेक इंटू, अब ये बनेगा कॉस अपॉन साइन, मतलब ये आपका बन जाएगा कॉट ऑफ थीटा बन जाएगा। अब थोड़ा सा आंसर पे भी नजर मारते हैं। भाई साहब 1 + 1 2 तो आ गया। 2 आने के बाद आंसर में कहीं पे भी बेटा हमें ये टैन और कॉट तो नहीं दिख रहा है। आंसर बेसिकली सेक और कॉसेक, सेक और कॉसेक मतलब साइन और कॉस के फॉर्म में है। रेसिप्रोकल ही तो हो जाएगा। मतलब सर इसको फिर से साइन और कॉस में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करते तो बेटा 2 तो आप अब 2 के साथ कुछ मत करना। 2 तो ऑलरेडी मैच हो रहा है ना, जो मैच हो रहा है उसको क्यों छेड़खानी करेंगे। tan थीटा की जगह हमने लिखा sin थीटा अपॉन cos थीटा। cot थीटा की जगह हमने लिखा cos थीटा अपॉन sin थीटा। 2 को भैया कुछ मत करो। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम बेटा अपन का बन जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। न्यूमरेटर में क्या होगा? साइन इंटू साइन मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके साथ cos इंटू कॉस मतलब ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। ये 2 प्लस 1 अपॉन कितना आ गया? 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। अब तो भाई कहानी खत्म हुई। हेंस प्रूफ लिख दे या नहीं लिखे? लिख देते हैं। 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा, 1 अपॉन साइन कॉसेक हो जाएगा। उसी चीज को प्रूव करना था। तो ये सब करने में मतलब हमारी कलम बिल्कुल मक्खन के जैसी चलनी चाहिए। मैं अगर ऑलरेडी एस्यूम कर लेता तुम्हें आता ही होगा, तो वो रिस्क में नहीं ले सकता। क्योंकि आगे भी चाहे जितना हाई-फाई आइडेंटिटी आ जाएगा, तुम्हारा कलम मक्खन के जैसा ही चलेगा। जिसके लिए मुझे इंश्योर करना होगा कि पुराने टाइम के अगर कोई पाप है तो उसको धुलते हुए चलो। और नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, तब तो आप खुद से ये सब कर ले जाओगे। सही है ना भाई? आगे बढ़ा जाए। चलो भाई अगला देखते हैं। अगला बेटा आपका ये आता है। अब जिसे थोड़ा-सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये सवाल वो वाला सवाल है जो बच्चों को 10th क्लास में अननेसेसरीली बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था। क्योंकि उनका प्रोसेस ही गलत होता था। उनको यही रटवाया गया साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। अब साइन कॉस में कन्वर्ट करके अच्छा खासा 1.5 पढ़ने का सवाल बनता था। तो यहाँ पे देखो बेटा समझदारी क्या है? समझदारी बहुत ही सिंपल सी बात है कि तुम्हें एक ही चीज़ ऑब्जर्व करनी है। ये कॉट प्लस कॉसेक लिखा है, नीचे कॉट माइनस कॉसेक लिखा है। ऊपर -1 है, नीचे +1 है, जो भी है। अब यहाँ पे अगर तुम इस बात को ऑब्जर्व कर पाओ कि भाई 1 का मतलब क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 की जगह हम कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डाल दें।
चाहे ऊपर वाले 1 की जगह डालो, चाहे नीचे वाले 1 की जगह डालो, वो तुम्हारी मर्जी है। क्योंकि यहाँ पे कॉट और कॉसेक को साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोई सेंस नहीं है, यदि हमें फाइनल आंसर कॉट और कॉसेक के फॉर्म में ही लाना था। तो लॉजिकल सी बात यहाँ पे क्या बनती है कि इसको हमने बोला कि भाई ये आपका लिखा है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और -1 की जगह हमने बोल दिया कि ये आपका लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 की जगह यहाँ पे हमने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे वाले 1 की जगह कुछ मत करो, नीचे वाले, अब यही काम हम कर सकते थे, नीचे वाले 1 की जगह रखते हैं, ऊपर वाले की जगह कुछ ना करते तो भी आंसर परफेक्टली मैच होता। अब देख बेटा, ये तो फैक्टराइज हो जाता है, इसका फैक्टराइजेशन मैं बता भी चुका हूं। इसका फैक्टराइजेशन बनेगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बनेगा, एक फैक्टर बनेगा। अगला फैक्टर क्या बनेगा? अगला फैक्टर बनेगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका अगला फैक्टर बनेगा। अब तुम्हें कुछ कॉमन आते हुए दिख रहा है? पहला वाला क्या लिखा है? पहला वाला बेसिकली लिखा है 1 इंटू कॉट प्लस कॉसेक, और यहाँ पे भी कॉट प्लस कॉसेक आ रहा है, और कॉट कॉट प्लस कॉसेक ही आंसर निकालना था। तो तीनों जगह से वो बातें हमें समझ में आ रही है कि यहाँ पे हम लोग क्या करें, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा को बच्चा हम लोग कॉमन ले लें, पहले वाले ब्रैकेट से केवल 1 बचेगा, और यहाँ पे माइनस साइन के साथ कॉसेक माइनस कॉट बचेगा, माइनस साइन के साथ कॉसेक माइनस कॉट बचेगा, जो कि हो जाएगा नेगेटिव कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे +1 भी लिखा था, ठीक है ना। अब देखिए बेटा नीचे क्या लिखा है, नीचे सेम चीज लिखा है, अलग लिखा है, एक 1 लिखा है, एक नेगेटिव कॉसेक लिखा हुआ है, और एक पॉजिटिव में कॉट लिखा है। ऊपर नीचे परफेक्टली मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये कैंसिल हो गया, हेंस प्रूव्ड, कहानी हो गई खत्म, ठीक है। तो भाई हम जो मेथड लगाते थे 10वीं क्लास में, वो मेथड ही थोड़ा सा अननेसेसरी लेंदी था, क्योंकि हम कॉमन सेंस नहीं लगा रहे थे। आंसर भाई कॉट प्लस कॉसेक के फॉर्म में लाना है, साइन कॉस में कन्वर्ट करके क्या करेंगे? और बोर्ड में इतना करने पे 1.5 पन्ना लिखते थे, और फिर बोलते थे हमें 5 नंबर आएगा। मैं ट्रिग्नोमेट्री बहुत जबरदस्त आती है। भाई तुम्हें जबरदस्त नहीं आती थी, तुम गलत प्रोसेस लगा के छोटे सवाल को लंबा बनाते थे। बात समझ में आती ना? आगे बढ़ा जाए बच्चों। अरे नहीं नहीं भाई, तुम्हारा नेट नहीं खराब हुआ है तो कैसी चल रही है पढ़ाई? मजा आ रहा है? तो भाई मैं तो इसलिए आ गया कि सोचा थोड़ा झकझोर लूं, हिला लूं, ताकि तुम कहीं सो तो नहीं रहे हो यह पता चल जाए। देखो अक्सर प्रिपरेशन की दिशा जब नहीं पता हो, एक मिनट नालायक, वो वाली दिशा नहीं, ये वाली दिशा, डायरेक्शन। जब प्रिपरेशन की दिशा नहीं पता हो तो अक्सर नींद आती है, उबासियां आती हैं, समझ नहीं आता कि कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और इसीलिए मैं बच्चों के लिए हमेशा कुछ ऐसा करने की कोशिश करता हूं जिससे उन्हें उनका लक्ष्य दिखता रहे। एकलव्य टेस्ट सीरीज इसी कोशिश की एक पहल है। एकलव्य टेस्ट सीरीज में मैंने अपने सालों के तजुर्बे से पूरे रिसर्च करके ऐसे टेस्ट पेपर्स बनाए हैं जिससे कि बच्चे को हर वक्त ये पता चलता रहे कि वो कितने पानी में है और अपने लक्ष्य के कितने करीब है। पहले आप जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं, उसके बाद टॉपिक खत्म हो जाने के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर खत्म हो जाने के बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और सारे सब्जेक्ट्स खत्म हो जाने के बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट। बीच बीच में छोटे छोटे यूनिट टेस्ट भी रहेंगे जो 2-3 चैप्टर्स को मिलाकर पूछे जाएंगे। तो ये सारी मशक्कत क्यों कर रहा हूं मैं? इसलिए कर रहा हूं भाई कि आपकी दिशा सही रहे, वो वाली नहीं ये वाली। और इस दिशा में आपको हर वक्त ये पता चलता रहे कि आपकी तैयारी सही हो रही है या नहीं, और किस दिशा में आपको और मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में आपको बड़े डिटेल्ड रिपोर्ट्स मिलते हैं कि आप कहां कमजोर हैं, कहां मेहनत और करनी है, और ऐसे ही हजारों चीजें जिससे कि आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। तो भाई एकलव्य टेस्ट सीरीज लगाते चलिए और हरि के गुण नहीं हर्ष बाबा के गुण गाते चलिए। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए, चलो भाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम साइन और कॉस को थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने 10th तक जो बातें पढ़ी थी उसमें एक राइट एंगल में ही हम खुद को कन्फाइन कर लेते थे, भाई थीटा 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे हम साइन और कॉस को थोड़ा सा कोऑर्डिनेट से रिलेट मारते हैं। उससे फायदा क्या होता है कि अगर थीटा 90 ना भी हो, 90 से ऊपर एंगल हो जाए, 200 डिग्री हो जाए, 300 डिग्री हो जाए, 1000 डिग्री हो जाए, तो भी उसके हम साइन और कॉस की वैल्यू को बता सकते हैं।
तो एक नए तरीके से साइन एंड कॉस को डिफाइन किया जा रहा है। बेसिकली साइन और कॉस को कोऑर्डिनेट की नॉलेज से रिलेट माना जा रहा है कि जिससे कि हम मोर देन 90 डिग्री वाले एंगल के केस में भी साइन कॉस टैन और बाकी जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और भी हैं उनकी वैल्यूज को बता पाएं। तो इसमें बेटा हम लोग करते क्या है कि सारी चीजों को फंडा एक ही है कि एक जैसे आप छोटा सा सर्कल कंसीडर करो। अब इसका रेडियस आप 1 लेना, 1 लेने से क्या होता है कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी रहता है। 1 ना भी लो तो भी काम चल जाएगा, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी जब हम थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर लेते थे तो उसमें आर का बेटा कोई रोल नहीं होता था। बात समझे ना कि भाई वो आर्क लेंथ और रेडियस के रेशियो पे सारी चीजें डिपेंड करती थी। तो यहाँ पे जानबूझ के हमने आर को 1 लिया है कि जिससे कि फालतू की कॉम्प्लेक्सिटी ना आए। ठीक है ना। अब हमने बोला कि मान लो बेटा ये आपका एक कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट को मान लो हमने क्यू बोल दिया। अब क्यू पॉइंट से रोटेट होके मान लो आप पी पॉइंट पे चले आए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये एंगल आपने थीटा बोल दिया। इस सर्कल का रेडियस हमने 1 लिया है, लिहाजा हर पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया है। ये भाई एक्स एक्सिस पे 1,0, ये नेगेटिव एक्स पे है -1,0, ये पॉजिटिव वाई पे है 0,1, ये नेगेटिव वाई पे है 0,-1। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट था x, y था। अब एक बात बता मुझे बच्चा कि अगर ये x, y है तो बेसिक कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन आपको क्या बताती है कि P से जब आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी ये हर हालत में y के ही बराबर होगी। यही तो भाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है। और एक अगली चीज हमें क्या समझ में आती है कि अगर O से अगर इस हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मिला दे तो ये परपेंडिकुलर लेंथ हर हालत में x के बराबर होगी। रेडियस हमने बेटा ऑलरेडी 1 ले लिया था तो ओपी वाली लाइन की लेंथ हमेशा 1 के बराबर है। अब यहां से एक बात आप देखो कि साइन थीटा आपका क्या होगा। अब साइन थीटा की बेसिक राइट एंगल ट्रायंगल वाली डेफिनेशन लगाओ तो साइन थीटा आपका कितना हो जाएगा y/1 हो जाएगा। कॉस थीटा बेटा आपका कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बेसिकली आपका x/1 हो जाएगा। मतलब ये तो कुछ भी नहीं हुआ सर। हम अगर यूनिट सर्कल पे चलते हैं, Q मान लो स्टार्टिंग पॉइंट था जिसका कोऑर्डिनेट 1,0 था। अगर हम Q से P तक अगर हम थीटा एंगल ट्रेवल करते हैं तो जिस भी पॉइंट P पे हम पहुंचते हैं उसका बच्चा कुछ x कोऑर्डिनेट होगा, कुछ y कोऑर्डिनेट होगा। जो भी उसका y कोऑर्डिनेट है वो उस एंगल के साइन की वैल्यू को दे देगा, जो भी x कोऑर्डिनेट है वो उस एंगल की कॉस की वैल्यू को दे देगा। मतलब इंटरेस्टिंग काम अगर मान लो करना हो, हम क्या करेंगे, खासकर 11वीं के बच्चे ऐसा पक्का करें कि भाई तुम अपना प्रकार चांदा डी वगैरह उठा के तुम 40 डिग्री का एंगल बना लो, 40 डिग्री का एंगल बना लो। ठीक है ना। 40 डिग्री बनाना इजी काम है और 40 डिग्री बनाने के बाद में तुम y कोऑर्डिनेट मतलब एक स्केल से नाप लो रफली, एक्स कोऑर्डिनेट तुम एक स्केल से नाप लो और फिर गूगल करो साइन 40 की वैल्यू, कॉस 40 की वैल्यू। देखो तुम्हारी वैल्यू और गूगल वाली वैल्यू ऑलमोस्ट आपकी सेम आएगी। तो मतलब यहाँ पे साइन कॉस टैन को एक यूनिट सर्कल लिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि सर्कल पे आप क्यू अगर स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आप थीटा डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो थीटा डिग्री रोटेट करने के बाद आप जिस भी पॉइंट पे पहुंचेंगे, जिसको बाय द वे यहाँ पे पी बोला जा रहा है, पी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो उस पी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो थीटा एंगल है उसकी कॉस की वैल्यू को दे देगा और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो साइन की वैल्यू को दे देगा। यस और नो। अब सोचो ना अगर पी वाला पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो भी सेम बात वैलिड होती। भाई जैसे आपने मान लो यूनिट सर्कल से आपने ऐसे रोटेट करना शुरू किया, ये मान लीजिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्यू था, रोटेट होते होते आप यहां तक पहुंच गए। अब यहां तक पहुंच गए तो इस दौरान भाई टोटल एंगल थीटा तो इतना हो गया, बट वो लॉजिक अपना सेम है कि यहाँ पे जो भी आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही कॉस थीटा के बराबर होगा, जो भी वाई कोऑर्डिनेट होगा वही साइन थीटा के बराबर होगा। और आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। मतलब इस वाले एंगल को हमने जो डिनोट किया हुआ है थीटा, जो 90 से बड़ा है, उसका निश्चित तौर पे कॉस होगा नेगेटिव ऑफ जो भी यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ रही है और साइन होगा पॉजिटिव। साइन तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है। तो मतलब आप पूरे सर्कल पे लगातार अगर आप रोटेट करते चले जाओ, अब हर एक पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है विद द साइन, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, वो हमेशा cos थीटा की वैल्यू को डिनोट करेगा। हर एक पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है साइन के सहित लेना है,
जो वाई कोऑर्डिनेट है बच्चा वो साइन थीटा की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। टैन क्या होता है, वाई और एक्स का रेशियो होता है। तो अगर मान लो हम वो जो काम कर रहे हैं, हमने मान लो यूनिट सर्कल बना के हमने 40 डिग्री एंगल बना लिया, स्केल से हमने एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट नाप लिया, तो वाई कोऑर्डिनेट को जो एक्स कोऑर्डिनेट से डिवाइड करेंगे तो आपका टैन ऑफ थीटा की वैल्यू आ जाएगी, जिसको आप गूगल करके चाहो तो वेरीफाई कर लेना। तो यहाँ पे फायदा क्या हुआ कि अब एंगल थीटा से ज्यादा भी हो सकता है, और भी बहुत सारे फायदे हैं जिनको हम लोग धीरे धीरे करने वाले हैं। बट इस बात पे हमें ये बात समझ में आती है कि अगर साइन थीटा सर वाई कोऑर्डिनेट के बराबर है, तो वाई कोऑर्डिनेट को तो सर पहले वाले क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है। मतलब अगर थीटा एंगल पहले क्वाड्रेंट का हो, मतलब पी वाला पॉइंट, ये जो मूविंग वाला पॉइंट था, चाहे पहले क्वाड्रेंट में हो चाहे सेकंड क्वाड्रेंट में हो, साइन थीटा 100% पॉजिटिव होगा। मान लो पी वाला पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है, मतलब साइन थीटा भी निगेटिव हो गया, कॉस थीटा भी निगेटिव हो गया, बट उनका रेसिप्रोकल, उनका जब रेशियो करोगे वाई अपॉन एक्स, वो पक्का पॉजिटिव होगा। और मान लो पी पॉइंट रोटेट करते करते चौथे वाले क्वाड्रेंट में चला गया, तो चौथे क्वाड्रेंट में चला गया, चौथे क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव होने का मतलब कॉस थीटा तो सर पॉजिटिव हो चुका है, बस साइन थीटा नेगेटिव हो चुका है। तो इसी के आधार पे क्वाड्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक बात बताई कि भाई ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अब पी पॉइंट की पोजीशन पे सब कुछ डिपेंड करेगा कि भाई साइन कॉस टेन कहां पे पॉजिटिव। अब जैसे मान लो ये यूनिट वाला सर्कल है, ठीक है, और ये मान लीजिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्यू जिसको हमने बोला था, तो क्यू से रोटेट करते अगर आप पहले क्वाड्रेंट में हो, एक्स और वाई सब कुछ पॉजिटिव है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। आप सेकंड क्वाड्रेंट में आते हो, एक्स पॉजिटिव है, तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा, और साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है कॉसेक, वो भी पॉजिटिव होगा। आप थर्ड में आते हो, थर्ड में एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा दोनों नेगेटिव होगा, उसका जो रेशियो है साइन अपॉन कॉस टैन पॉजिटिव हो जाएगा। यदि टैन पॉजिटिव है तो टैन का रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव होगा। रोटेट करते करते पी वाला पॉइंट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, फॉर एग्जांपल पी वाला पॉइंट ऐसे रोटेट करते 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 यहां पे मान लो आ गया, अब फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल क्या हो गया, मतलब सर इतना एंगल हो गया, ये मान लो अगर टोटल ये एंगल थीटा है, जो कि आपको 270 से भी बड़ा एंगल मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो इस वाले केस में x पॉजिटिव हो गया, y नेगेटिव हो गया। इस वाले केस में सर cos तो पॉजिटिव है, बट साइन आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब ऑब्वियस सी बात है tan भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि tan क्या होता है, साइन अपॉन cos होता है। तो इसके आधार पे क्वाड्रेंट के हिसाब से हमने जो फंडा बनाया कि पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है, तो उसको आमतौर पे बच्चा a याद करता है। सेकंड में साइन एंड कॉस, कॉसेक पॉजिटिव है, साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल, आमतौर पे बच्चा इसको एस याद करता है। थर्ड वाले में कॉस एंड सेक, सॉरी टैन एंड कॉट पॉजिटिव है, तो इसको बच्चा आमतौर पे टी याद करता है। और फोर्थ वाले में कॉस एंड सेक पॉजिटिव है, तो इसको आमतौर पे बच्चा एस याद करता है। याद करने के दुनिया भर के तरीके किताबों में लिखे होते हैं, मेरे बच्चे क्या याद करते हैं, अंकित सर टोटली करेक्ट। ए फॉर अंकित, एस फॉर सर, टी फॉर टोटली, सी फॉर करेक्ट। आप ही लोगों में से किसी बच्चे ने मुझे अभी कुछ साल पहले बताया था, सर इसको ऐसे याद करो, अंकित सर टोटली करेक्ट। पहले मैं वही चीज बोलता था, ऑल स्कूल गोइंग टू कॉलेज, ऐड शुगर टू कॉफी। तो उससे अच्छा तो मेरे किसी बच्चे ने बताया कि सर अंकित सर टोटली करेक्ट। हमने कहा यस अंकित सर इज ऑलवेज टोटली करेक्ट। तो एएसटीसी बॉटम लाइन आपको याद करना है। अब इसके कई सारे उपयोग हैं। पहली जो इसकी उपयोगिता होती है, वो उपयोगिता हम लोग समझते हैं। ये सबसे लगा लो बेसिक लेवल की इसकी उपयोगिता है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। कॉस थीटा अगर निगेटिव दिया है, थीटा दिया हुआ है पाई से 3 पाई/2 के बीच में है, मतलब 180 से 270 के बीच में। अब बताओ 180 से 270 पहले बताओ किस क्वाड्रेंट में होगा। भाई ये 0 था, आधा रोटेशन पी वाला पॉइंट यहाँ पे है, 180 हो चुका है, पी वाला पॉइंट यहाँ पे है 270 हो चुका है, तो 180 से 270 कहाँ पे होगा, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में होगा। यस और नो, ये बात समझ में आती है। 180 से 270 क्या होगा, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में होगा। तो कहने का मतलब क्या है, cos थीटा -5/13 है, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब बेटा ऐसे सवालों को करते क्या है, देख बेटा
कॉस चाहे नेगेटिव दिया हो चाहे पॉजिटिव दिया हो, ट्रायंगल हमेशा वही वाला बनाओगे। अब साइड थोड़ी ना नेगेटिव ले लोगे। तो अभी फिलहाल तुम नेगेटिव को भूल जाओ। नेगेटिव को भूल के आपने बोला ये थीटा हो गया, cos 5/13 है, cos आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, थीटा के रिस्पेक्ट में ये बेस 5 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 13 हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम ये 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन थीटा कितना होगा केवल ट्रायंगल देख के, या फिर कॉस तो हमें ऑलरेडी पता है, या फिर टैन थीटा कितना होगा केवल ट्रायंगल देख के, तो इस ट्रायंगल के आधार पे साइन थीटा की वैल्यू 12/13 आती है, टैन थीटा की वैल्यू कितनी आती है 12/5 के बराबर आती है। बट इसका क्या काम होता है, ये बेटा केवल प्लस या माइनस का साइन डिसाइड करने में अपनी हेल्प करता है। भाई अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आपको पता है कि भाई थर्ड वाले क्वाड्रेंट में केवल टैन पॉजिटिव होता था, साइन भी निगेटिव होना चाहिए, कॉस भी निगेटिव होना चाहिए। अब सवाल में देखो, कॉस उन्होंने, सवाल बनाने वाला समझदार है, कॉस उन्होंने ऑलरेडी निगेटिव दिया है, साइन भी निगेटिव होना चाहिए, तो सिंपली यहाँ पे माइनस लगा देना है और उसके बाद में डेटा फीड कर देना, जो भी डेटा दिया। क्या दिया था 5 इंटू टेन थीटा, तो 5 इंटू 12/5 प्लस 13 इंटू साइन थीटा माइनस 12/13 डिवाइडेड बाई 12 टाइम कॉट ऑफ थीटा, कॉट इसका रेसिप्रोकल होगा तो 12 टाइम 5/12 और प्लस 6 टाइम कॉसेक थीटा प्लस 6 टाइम कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होगा तो -13/12। अब इसको थोड़ा सा आपको और सॉल्व करना है। यहाँ बेटा 5-5 कैंसिल हुआ, 13-13 कैंसिल हुआ, अच्छा ये तो जीरो ही आ गया, 5-5 कैंसिल हुआ, 13-13 कैंसिल हो गया, तो ऊपर आपका जीरो आ गया। अब नीचे वाली चीज फिर मैटर ही नहीं कर रही है। ऑब्वियस सी बात है, इस प्रॉब्लम का आंसर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बट सारी वैल्यूज को निकालना आना चाहिए। अब बात समझ रहे हो ना भाई। अब जैसे ये रिलेवेंट क्यों है, अब इसकी एक वजह मैं आपको और बताता हूँ। जैसे अब cos थीटा, जैसे एक मैं बात बोल रहा हूँ, cos थीटा अगर मान लो 5/13 है, तो बचपन में हम लोग क्या लिखते थे कि भाई साइन स्क्वायर थीटा मान लो निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा आप लिखते थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा जब लिखोगे तो आपका कितना बनेगा, 144/169 हो जाएगा। अब बेसिकली बेटा साइन थीटा की वैल्यू +-12/13 आ रही है, मतलब कॉस थीटा मान लो प्लस ही था, तो साइन थीटा प्लस माइनस दोनों आ रहा है। अब पहले इसको समझो ऐसा क्यों, क्योंकि भाई ये साइन में क्वाड्रेटिक है, यहां से साइन की दो वैल्यूज आनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब ये प्लस माइनस का क्या रिलेवेंस है, अब प्लस माइनस का रिलेवेंस समझो। कॉस थीटा अगर पॉजिटिव है तो बताओ थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता था। कॉस थीटा अगर पॉजिटिव है, थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता था। भाई पहले क्वाड्रेंट में थीटा रहेगा तब भी कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, और पहले के बजाय अगर चौथे में भी रहेगा तब भी कॉस पॉजिटिव होगा। यस और नो। अब इस नॉलेज को अगर यहाँ पे हम लगाते हैं कि साइन थीटा की दो वैल्यू, थोड़ा सा देखते हैं दो वैल्यूज क्यों आ रही है, तो हमने बोला कि यदि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कॉस थीटा ऑब्वियसली पॉजिटिव था, इस वाले केस में साइन थीटा कितना हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। यदि थीटा पहले के बजाय अगर चौथे वाले क्वाड्रेंट में होता, चौथे क्वाड्रेंट में होता, तो चौथे क्वाड्रेंट में भी कॉस पॉजिटिव होता है, चौथे क्वाड्रेंट में भी कॉस पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पे साइन निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हमें साइन थीटा लिखना होता तो साइन थीटा होता -12/13। ये लॉजिक है भाई। अब आप लोग खुद समझो ना, मान लो अगर हमें tan निकालना था साइन अपॉन कॉस, तो पहले वाले क्वाड्रेंट के केस में साइन और कॉस को डिवाइड करते 12/5 आता, और आपको पता है tan पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता भी था। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, साइन और कॉस को डिवाइड करते हैं, tan नेगेटिव 12/5 आता। आपको पता है कि चौथे वाले में tan नेगेटिव होता था। तो मतलब अगर यहां से अगर टेक्निकली देखा जाए, चल क्या रहा है कि भाई हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, दो में नेगेटिव है। पहले में तो सब लोग पॉजिटिव है, अब साइन पहला और दूसरा में पॉजिटिव है, कॉस पहला और चौथा में पॉजिटिव है, tan पहला और तीसरा में पॉजिटिव है। तो अगर आपको एग्जाम में दिया है साइन थीटा 3/5, तो इसका ये कतई मतलब नहीं हो गया कि कॉस और tan सब पॉजिटिव ही होगा। भाई साइन थीटा 3/5 है, थीटा पहले क्वाड्रेंट का एंगल है, तो हाँ सब कुछ पॉजिटिव होगा। बट अगर साइन थीटा 3/5 है, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का भी एंगल हो सकता था, उस केस में बेटा
कॉस और टैन दोनों नेगेटिव होगा। तो क्वाड्रेंट का ये कंसिडरेशन इज अ वेरी बेसिक मैथमेटिकल स्किल एंड अ वेरी यूजफुल वन। अब जैसे मान लो ये सवाल आया, अब सिंपल सी बात लिखी गई है कि भाई साइन एक्स की वैल्यू -3/5 है, एक्स लिखा हुआ है। अब देखो साइन नेगेटिव कहां कहां पे होता है, तीसरे और चौथे में। याद करो अंकित सर टोटली करेक्ट, तो तीसरे और चौथे में। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 180 से 270, मतलब एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट का ही एंगल है, हाँ या ना। अब भाई साइन थीटा चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ट्रायंगल यही बनेगा। अब अगर हमने बोला कि ये वाला एंगल अगर x है, ये 3 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इस केस में अगर मैं आपसे cos x पूछूं या tan x पूछूं, तो ट्रायंगल आपको क्या बताता है? ट्रायंगल बताता है 4/5 एंड 3/4 बताता है। बट x थर्ड क्वाड्रेंट में था, थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, cos होता है नेगेटिव, और साइन देखो ऑलरेडी नेगेटिव था। बिल्कुल बेसिक लेवल का सवाल है। हालांकि जेईई मेन 2024 में आया था, फिर भी काफी आसान है, ठीक है ना। तो डेटा फीड कर देते हैं, 80 टाइम्स tan स्क्वायर एक्स कितना होगा, 9/16, माइनस में cos x है तो प्लस में हो जाएगा 4/5, cos की वैल्यू नेगेटिव 4/5 है, 80 अंदर ले जाओ तो 16 पंचे 80, 9 बचे 45, और फिर से 16 पंचे, हाँ 5, 16 चौका 64, तो 45 प्लस 64 कितना हो गया, 109। 109 इसका आंसर आ गया। तो देखो बेसिक फंडामेंटल्स को आपको किसी भी कीमत पे मिस नहीं करना है। अब अगली जो इसमें चर्चा आती है, एक तो ऐसा हो गया कि भाई साइन अगर हमें दिया है चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को निकालना डिपेंडिंग अपॉन द कंसिडरेशन ऑफ देयर क्वाड्रेंट्स। सेकंड जो उससे ज्यादा जो यूजफुल चीज आती है इस वाले कंसेप्ट पे, वो चीज है एलाइड एंगल्स को डील करना। अब एलाइड एंगल क्या होते हैं जैसे बेटा बचपन तक हमें आदत थी कि भाई थीटा जो होना चाहिए 0 से लेकर के 180 के बीच में होना चाहिए। बट अब 0 से 180 के से बड़े एंगल भी पॉसिबल है, ऑब्वियस सी बात है। जैसे अब तो भाई एक सर्कल एंगल को हमने क्या बोल दिया कि एक सर्कल पे रोटेशन के फॉर्म में हम एंगल को देख रहे हैं। एक सर्कल पे हम लोग रोटेशन के फॉर्म में सिंपली एंगल को देख रहे हैं। हमने बोला था भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब इसका एंगल तो हम 0 बोल सकते हैं, बट अगर मान लो एक रोटेशन आप कंप्लीट कर लो तो फिर से वहीं पहुंच जाओगे। तो इसी एंगल को बोला जा सकता है 2 पाई। एक फिर से रोटेशन कंप्लीट कर लो तो इसी एंगल को बोला जा सकता है 4 पाई, क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल रोटेशन का मतलब हो गया कि आप 2 पाई रेडियन रोटेट कर चुके हैं। तो अब कोई बंदा मान लो अगर ए वाले पॉइंट पे बैठा है, तुमने उसको बोला कि तुमने कुछ मेहनत ही नहीं की, तुमने कुछ रोटेशन ही नहीं लिया, हो सकता है वो नाराज हो जाए। हो सकता है तुमसे बोले भाई हमने 100 पाई रोटेशन लेके मैं ए पे पहुंचा हूं। 100 पाई रोटेशन का मतलब हो गया वो 50 बार वो परिक्रमा कर चुका है। तो भाई कोई स्टार्टिंग पॉइंट पे है, अब तुम गए 4 धामों की यात्रा करके घर पे वापस आ गए, कोई कोई तुमसे बोले तुमने कुछ किया ही नहीं, तो क्या बोलोगे, भैया हम पूरा रोटेशन करके आ रहे हैं। तो ए पॉइंट का जो एंगल है वो 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन है। ऐसे एक बात बताओ, बी पॉइंट का एंगल सब लोग बताओ। अब बेटा देख, ए से आपने मान लो शुरू किया 0 से, यहां तक आए तो पाई हो गया। अब दोबारा सेम पॉइंट पे पहुंचना है तो पाई और ऐड कर दो, तो बी पॉइंट के एंगल को पाई हमने लिखा। सेम अब बी पे कोई बंदा बैठा है, मैंने बोला 2 पाई फिर से रोटेट कर जाओ, तो भाई ये एंगल 3 पाई हो जाएगा। 2 पाई फिर से रोटेट कर जाओ, ये एंगल 5 पाई हो जाएगा। 2 पाई फिर से रोटेट कर जाओ, ये एंगल 7 पाई हो जाएगा, हाँ या ना। तो ये बी पॉइंट का एंगल हो गया, ये बी पॉइंट का एंगल हो गया, हाँ या ना। अच्छा एक बात और समझो, ए वाले एंगल को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, ए वाले एंगल को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं 2n पाई। मान लो n बिलोंग्स टू इंटीजर। आप लोग बच्चा ध्यान दीजिए ना कि जो ए वाला एंगल लिखा था वो सारा का सारा पाई का इवन मल्टीपल लिखा था। 2 पाई का इवन मल्टीपल या पाई का इवन मल्टीपल बोल लो। ये लिखा था पाई इंटू 0, ये लिखा था पाई इंटू 2, समझे ना। ये आपका पाई इंटू 2, ये आपका पाई इंटू 4 लिखा था। तो ए वाले पॉइंट के एंगल को हम 2n पाई बोल सकते हैं। अच्छा बी वाले पॉइंट के एंगल को बोला जा सकता है 2n - 1 इंटू पाई। अब बोलो ऐसा क्यों सर,
2n माइनस वन बेटा ये ऑड नंबर्स का सेट है। n की जगह 1 डालो 1 पाई आ रहा है, 2 डालो 3 पाई आ रहा है, 3 डालो 5 पाई आ रहा है। अब कोई बंदा बोले सर हम 2n प्लस वन इंटू पाई लिखना चाहते हैं, बात वही है भाई, जो सेट आपका 2n माइनस वन है और सेट 2n प्लस वन तो सेम है ना। ये थोड़ी ना मैटर करता है n की वैल्यू पे ये n की वैल्यू हम क्या डाल रहे हैं, ये मैटर करता है कि अल्टीमेटली वैल्यू क्या दे रहा है। अब भाई यहाँ पे 1 2 3 4 डालो, 1 2 3 4 डालने पे ये 1 3 5 7 ऐसे देगा, और वही चीज यहाँ पे हो रही है, बट वो 0 1 2 3 पे हो रहा है। 0 डालो 1 आएगा, 2 डालो 3 आएगा, 3 डालो तो सॉरी 1 डालो 2 आएगा, 3 डालो 2 डालो 5 आएगा, 3 डालो 7 आएगा। यस और नो। तो ये 2n माइनस वन 2n प्लस वन दोनों सेट आपके सेम है। दो सेट के सेम होने का मतलब होता है उसमें एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो बात हमें ये समझ में आती है कि भाई ये दोनों चीजें तो आपकी सेम है। यस और नो। तो ये 2n प्लस वन इंटू पाई हो गया। अब ध्यान देने योग्य बात क्या, ध्यान देने योग्य बात ये है, इसी ए पॉइंट से अगर हम थीटा डिग्री आगे बढ़ते हैं, बेटा देख ये रोटेशन आपका प्लस थीटा होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, ये रोटेशन आपका माइनस थीटा होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, ये घड़ी की दिशा में चल रहा है, घड़ी के ऑपोजिट दिशा में चल रहा है। तो बात ये समझ में आती है कि अगर मान लीजिए थीटा कोई एक्यूट एंगल है, तो जो 2n पाई प्लस थीटा होगा वो पहले क्वाड्रेंट का एंगल होगा, जो 2n पाई माइनस थीटा होगा वो चौथे क्वाड्रेंट का एंगल होगा। बी पॉइंट के रेफरेंस, अब बी पे हो, मैंने बोला एंटी क्लॉकवाइज चलो तो आप ऐसे चलोगे, ये घड़ी की अपोजिट दिशा हो गई कि नहीं हो गई, घड़ी तो भाई यूं चलती है ना। तो मतलब ये वाला एंगल आप बेसिकली प्लस थीटा बोलोगे, इसको बेसिकली आप माइनस थीटा बोलोगे। तो अब कोई बंदा बी पॉइंट पे, हमने बोला थीटा एंटी क्लॉकवाइज चलो, तो थीटा एंटी क्लॉकवाइज चल के वो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा मतलब इस वाले एंगल को इन जनरल हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और कोई बंदा मान लो उल्टा चल रहा है, बी पॉइंट पे बंदा जा ऐसे रहा था, बोल रहे बैक गियर लगा दो, तो एंगल माइनस हो जाएगा। तो इस वाले क्वाड्रेंट के एंगल को इन जनरल हम बोलते हैं 2n प्लस वन इंटू पाई माइनस थीटा। मतलब कहने का मतलब क्या है बेटा, 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा, ये सारी की सारी चीजें पहले क्वाड्रेंट के ही एंगल को रिप्रेजेंट करती हैं। अच्छा यहाँ पे माइनस थीटा गायब हो गया, ऑलराइट। 2 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा, 6 पाई माइनस थीटा, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो चौथे क्वाड्रेंट के एंगल को ही रिप्रेजेंट करती है। या फिर अगले शब्दों में पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, 5 पाई प्लस थीटा, 7 पाई प्लस थीटा एटसेट्रा, ये सारा कुछ थर्ड क्वाड्रेंट का ही एंगल है। पाई माइनस थीटा, 3 पाई माइनस थीटा, 5 पाई माइनस थीटा, 7 पाई माइनस थीटा एटसेट्रा, ये सारा कुछ किसका एंगल है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का ही एंगल है। तो सबसे पहला तो जो बात आती है, ये ए और बी पॉइंट के रेफरेंस में एंगल को देखना। हम लोग हालांकि ये भी सीखने वाले हैं कि भाई सी और डी पॉइंट के रेफरेंस में कैसे एंगल को देखते हैं, बट पहले हम ये करेंगे कि ए और बी पॉइंट के रेफरेंस में एंगल को देखने का फायदा क्या है। एंगल को देखने का ए और बी पॉइंट के रेफरेंस में बच्चा एंगल को देखने का फायदा क्या है। अब ये देखो फायदे वाली कुछ कुछ स्लाइड्स यहाँ पे लिखी है। एक भी आइडेंटिटी हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें केवल समझना है क्या लिखा है। 180 माइनस थीटा बेटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता था, याद है ना, अभी बताया था 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। इन्हीं सब सारी चीजों को हम लोग बाय द वे एलाइड एंगल्स बोलते हैं, नाम में कुछ नहीं रखा है, काम की बात पे फोकस करते हैं। तो हमने बोला कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ये भी सेकंड का है, ये भी सेकंड का है। अब तुम देखो क्या लिखा गया, सेकंड में साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव था, तो यहाँ पे माइनस कॉस, यहाँ पे माइनस, और बाकी थीटा लिख दिया गया। और ऑब्वियस सी बात है फिर उसका रेसिप्रोकल, अभी नीचे वाला मत याद रखना, साइन का रेसिप्रोकल हो गया, कॉसेक इधर का रेसिप्रोकल, तो नीचे वाला हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। यही चीज हम लोग देखते हैं 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा बेटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होता है, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट का है, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट का है। नीचे वाला तो रेसिप्रोकल लिखा गया, अब देख लेना, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं वहां पे। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, tan पॉजिटिव है। बात समझ में आती है? तो ये चीज आपको इन जनरल पता होनी चाहिए। अब उसी को चाहे तुम पाई वाई के फॉर्म में लिख दो, अब ऐसे तो हजार आइडेंटिटीज बना लो,
देखने वाली बात है कि भाई पाई माइनस थीटा ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब बस क्वाड्रेंट अगर ढंग से लिखना आ रहा है तो बाकी कुछ, ऑब्वियस सी बात है ये भी सेकंड होगा। 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई मतलब इनिशियल पॉइंट से माइनस थीटा चौथे पे जाओगे, तो ये आपका चौथे वाला हो जाएगा। 2 पाई प्लस थीटा ये आपका पहले वाला हो जाएगा, हाँ या ना। 3 पाई प्लस थीटा, 3 पाई ऑपोजिट में प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हो। 7 पाई माइनस थीटा ऑपोजिट वाला जो पोजीशन था, बी वाला जो पोजीशन था उससे बैक गियर लगा रहे हो, मतलब आप सेकंड पे आ रहे हो। 8 पाई जहां से ए वाला पॉइंट था उसमें प्लस थीटा ऐड कर दो, ये पहले पे जा रहे हो। 360 प्लस थीटा ये भी पहले पे जा रहे हो। ये लिखा है 5 पाई माइनस थीटा, 5 पाई माइनस थीटा फिर से आप सेकंड पे जा रहे हो। तो सबसे जो जरूरी बात है, क्वाड्रेंट आप पहले पहचानना सीखो, और क्वाड्रेंट पहचानने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बेटा मैंने आपको ये वाली चीज मैंने बताई थी। 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा पहला क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा, 6 पाई माइनस थीटा आपका फोर्थ वाला क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, 5 पाई प्लस थीटा आपका थर्ड वाला क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा, 5 पाई माइनस थीटा, 3 पाई माइनस थीटा एटसेट्रा आपका सेकंड वाला क्वाड्रेंट। और अंकित सर टोटली करेक्ट हमेशा याद रखना है, अंकित सर टोटली करेक्ट, जिससे क्वाड्रेंट पहचानने के बाद आप बता पाओ कहां पे हमें प्लस लगाना है, कहां पे माइनस लगाना है। तो कमिंग बैक टू दैट स्लाइड वन मोर टाइम, अब देखिए भाई, याद रखो अंकित सर टोटली करेक्ट भाई, ठीक है। सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में साइन नेगेटिव, सेकंड में कॉस नेगेटिव, चौथे में टैन नेगेटिव। पहले में तो भाई सब कुछ ही पॉजिटिव था, थर्ड में केवल टैन पॉजिटिव होता था, कॉस नेगेटिव है। सेकंड में केवल साइन पॉजिटिव होता था, टैन तो नेगेटिव है। सेक या कॉस जो भी है, पहले में सब कुछ पॉजिटिव होता था, ये प्लस सेक थीटा आ गया। पहले में तो साइन पॉजिटिव होता था, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता था। तो ऐसे तो आप हजारों आइडेंटिटीज को लिख सकते हो, बट उनमें से एक भी हमें याद नहीं करना है, उनमें से एक भी हमें याद नहीं करना है। तो ये तो पहली सेट ऑफ आइडेंटिटीज हो गई। इन पहली सेट ऑफ आइडेंटिटीज का उपयोग हम लोग करने वाले हैं, बट एक छोटी सी बात मैं आपको और बताता हूं। अगेन इसमें से कुछ भी ऐसा रट्टा नहीं मारना है, बट ये मतलब थोड़ा कॉमन टाइप की रिजल्ट है। साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम। अब पहली बात होती है सर ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री तो आपने बता दिया था, दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है बेटा अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री या पाई रेडियन के बराबर है तो उनको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अब जैसे थीटा का सप्लीमेंट्री क्या होगा? थीटा का सप्लीमेंट्री होगा पाई माइनस थीटा। अब थीटा में पाई माइनस थीटा ऐड करोगे 180 आएगा ना। तो अगर यहां पे मान लो हम साइन ले लें और यहाँ पे भी हम साइन ले लें तो बातें दोनों सेम है ना भाई। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का होता है। ये पहला रिजल्ट लिखा हुआ है, रिमार्क्स लिखा हुआ है। कोसाइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। अब वही बात है भाई, एक थीटा ले लिया, उसका सप्लीमेंट्री हमने पाई माइनस थीटा, सॉरी सप्लीमेंट्री हमने पाई माइनस थीटा ले लिया, दोनों साइड में हमने कॉस ले लिया। अब बताओ भाई दोनों में क्या रिलेशन है? थीटा पाई माइनस थीटा सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो अब आपको पता है कॉस 180 माइनस थीटा आपका माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये बराबर है। बात समझे? अगला देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, थर्ड नंबर वाला रिजल्ट। अच्छा टैन भी लिखा होता सप्लीमेंट्री एंगल का तो उसमें भी नेगेटिव वाला रिलेशन आता, ऑब्वियस सी बात है। अगला क्या लिखा है? अगला लिखा है साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आता है। कभी अगर किसी नेगेटिव एंगल का साइन कॉस टैन निकालना है तो इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है। तो साइन में अगर माइनस थीटा है तो माइनस बाहर आ सकता है, कॉस में भी माइनस थीटा है तो माइनस बाहर आ सकता है। कैसे? बात बेटा बहुत ही सिंपल है, वही सर्कल वाली बात अगर मैं कर लूं कि जैसे मान लो अगर आपका ये सर्कल था और ये मान लीजिए आपका एंगल थीटा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई होगा, माइनस थीटा आपका नीचे होगा, माइनस थीटा आपका नीचे होगा, बट कोऑर्डिनेट वाइज एक्स तो अभी भी पॉजिटिव रहेगा, वाई नेगेटिव हो जाएगा। तो भाई ऊपर वाले में साइन थीटा देखोगे तो वाई आएगा, नीचे वाले में साइन माइनस थीटा देखोगे माइनस वाई आएगा। बट ऊपर वाले ट्रायंगल का तुम एक्स देखो, नीचे वाले ट्रायंगल का एक्स देखो, दोनों सेम आ रहा है। तो बात क्या समझ में आती है कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं टैन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, तो बेटा वो निगेटिव टैन थीटा के ही बराबर हो जाएगा, निगेटिव
tan थीटा के ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का रेशियो है। तो याद क्या रखना है, साइन में अगर कोई नेगेटिव एंगल होता है तो नेगेटिव आपका बाहर आ जाता है, कॉस में अगर कोई नेगेटिव एंगल होता है तो नेगेटिव को हम इग्नोर मार सकते हैं, टैन में अगर कोई नेगेटिव एंगल होता है तो नेगेटिव आपका बाहर आ जाता है। ये बेसिक लेवल के रिजल्ट्स हैं। इतना सबको क्लियर होता है? अब इन बेसिक लेवल के रिजल्ट का एप्लीकेशन करने के पहले ये वाला भी हम लोग पहले सीख लेते हैं, फिर एप्लीकेशन हम लोग एक साथ में करेंगे। ठीक है? अब ये 90 वाइंटी का सर क्या फॉर्म है? लॉजिक बेटा देख अभी भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही नॉर्मल सा लॉजिक है। लॉजिक आप समझना, ये सीओडी वाला जो पॉइंट मान लो था, अभी तो हमने ए और बी के रेफरेंस में हर क्वाड्रेंट के एंगल को देखा था, भाई सीओडी के रेफरेंस में भी देख सकते हो ना। अच्छा, सी वाला पॉइंट क्या होगा? ए से चलते हो, सी तक पहुंचने में आप 90 डिग्री ट्रेवल कर रहे हो, तो सी वाले एंगल को आप पाई बाई 2 लिख सकते हो। दोबारा मान लो अगर आपको सी पे आना हो तो 2 पाई और ऐड करो, ये आधा पाई लिखा है, उसमें 2 पाई ऐड करो, 2.5 पाई हो गया, उसमें 2 पाई और ऐड करो, 2.5 पाई प्लस 2 पाई 4.5 पाई हो गया, 4.5 का मतलब 9/2 होता है, उसमें 4.5 पाई में 2 पाई ऐड करो, 6.5 पाई हो गया, 6.5 का मतलब होता है 13/2। तो ऊपर वाला एंगल कुछ ऐसा है। नीचे वाले एंगल की बात करते हैं भाई, अब ए पॉइंट से आप चलते 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 बी तक 180 हो गया, डी तक आते आते 270 हो गया, मतलब ये 3 पाई बाई 2 लिखोगे। दोबारा मान लो डी पे आपको वापस आना है तो फिर से 4 पाई ऐड करो, यस और नो? तो सॉरी 2 पाई ऐड करो, तो 2 पाई ऐड करेंगे, ये 1.5 पाई प्लस 2 पाई, 1.5 प्लस 2 3.5 पाई, 3.5 प्लस 2 5.5 पाई, 5.5 का मतलब 11/2, 5.5 प्लस 2 मतलब 7.5 पाई, ये 15/2। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ऊपर सी वाला एंगल है वो बेटा पाई बाई 2 का एक पर्टिकुलर टाइप का मल्टीपल है। पाई बाई 2 का मतलब ऑड मल्टीपल है, बट सारे ऑड नंबर नहीं है। पाई बाई 2 इंटू 1 ऊपर है, पाई बाई 2 इंटू 3 नीचे है, पाई बाई 2 इंटू 5 ऊपर है, पाई बाई 2 इंटू 7 नीचे है, पाई बाई 2 इंटू 9 ऊपर है, पाई बाई 2 इंटू 11 नीचे है। समझे ना भाई? तो एक पर्टिकुलर टाइप का ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 का ऊपर लिखा है, एक पर्टिकुलर टाइप का पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल आपका नीचे लिखा हुआ है। बात समझे? 1 ऊपर, 3 नीचे, 5 ऊपर, 7 नीचे, 9 ऊपर, 11 नीचे। अब देखो ये ऑड नंबर्स होते हैं 1 1 1 3 5 7 9 11। अब बात वही है भाई, सी पे प्लस थीटा, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, प्लस थीटा करोगे यहां पहुंचोगे, सी में माइनस थीटा करोगे यहां पहुंचोगे, डी वाले पॉइंट से जब आप प्लस थीटा करोगे यहां पहुंचोगे, डी वाले पॉइंट से जब बेटा माइनस थीटा करोगे आप यहां पहुंचोगे। तो वही बात है, मान लो मैं 90 डिग्री ले लूं पाई बाई 2, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, 90 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट का एंगल है, 270 प्लस थीटा चौथे वाले क्वाड्रेंट में जाता है, 270 माइनस थीटा थर्ड वाले क्वाड्रेंट में जाता है। अब जैसे 270 बोला वैसे 270 की बजाय मैं 7 पाई बाई 2 भी बोल सकता था। यहाँ पे जो हमने पाई बाई 2 बोला उसकी जगह मैं 5 पाई बाई 2 भी बोल सकता था कि 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में जाएगा, 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा आपका सेकंड वाले क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सी और डी के रेफरेंस में भी एंगल्स को देखा जा सकता था, बट बेटा लॉजिक जो आपका वो सेम लगेगा। बट इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है, कभी भी 90 के फॉर्म में अगर स्प्लिट करते हो तो क्वाड्रेंट का कंसिडरेशन वही है। जैसे अब 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा सब लिखा है, ये पहले क्वाड्रेंट का एंगल है, साइन कॉस टेन सब कुछ पॉजिटिव होगा, बट ये वाला साइन बेटा कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कभी भी 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा एटसेट्रा में अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो क्वाड्रेंट आपको साइन बता देगा, कहां पे प्लस लगाना है, कहां पे माइनस लगाना है। बट तुम्हें ध्यान रखना है, अगर एलएचएस में साइन लिखा है तो आरएचएस में कॉस लिखना पड़ेगा, एलएचएस में कॉस लिखा है तो आरएचएस में साइन लिखना पड़ेगा, एलएचएस में टैन लिखा है तो आरएचएस में कॉट लिखना पड़ेगा। सेम फैशन में कॉसेक का सेक हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा, कॉट का टैन हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। अब 90 प्लस थीटा आ गया, तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में था। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि केवल साइन पॉजिटिव होता है। अब देखो साइन वाली इकलौती चीज पॉजिटिव लिखी है,
कॉस वाले यहाँ पे कॉस का ये 90 प्लस थीटा था, कॉस में सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, नेगेटिव लिखा गया। टैन में भी सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, नेगेटिव लिखा गया। ध्यान देने योग्य बात क्या है कि वो चेंज करना मत भूलना कि कॉस का साइन हो जाएगा। कई सारा बच्चा इसमें बोलता है सर नेगेटिव क्यों लिख दिया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है। अरे भाई तुम्हें इससे मतलब है, तुम्हें कॉस निकालना है 90 प्लस थीटा का, और 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, उसका कॉस आएगा नेगेटिव। वो अलग बात है कि ये कॉस के बजाय यहाँ पे वैल्यू तुम लिखोगे साइन थीटा। तो इस बात का सबको ख्याल रखना है, ठीक है ना। और ठीक उसी पैशन में बाकी चीजों को लिखा गया, बिल्कुल सेम चीज को लिखा गया। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल विद दीज थिंग्स। ये भी मतलब अनदर सेट ऑफ एलाइड एंगल्स होते हैं, और इसके अलावा एज सच कोई एलाइड एंगल नहीं होता है। बात समझ में आती है। तो अब भाई इनका एप्लीकेशन क्या है, वो एप्लीकेशन बेटा हम लोग, ऑब्वियस सी बात है आज की क्लास में तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेशन को बेटा हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में करने वाले हैं। अब नेक्स्ट वाली क्लास में इनका एप्लीकेशन कराऊंगा, और इनका एप्लीकेशन करते ही आपका जो है बेटा बाकी जो सारी चीजें हैं, जो 11वीं क्लास के जो फॉर्मूले वगैरह आते हैं, वो सारी चीजें आपकी शुरू हो जाएंगी। तो आज के सेशन में बच्चों हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत की एंगल से। बोला एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव एंगल नापते हैं, क्लॉकवाइज एंगल है तो हम निगेटिव एंगल नापते हैं। एंगल के बाद में हमने पढ़ा एंगल के दो यूनिट्स होते हैं, एक होता है डिग्री, एक होता है रेडियन, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का के एंगल को हम 90 डिग्री एंगल बोलते हैं, इसी 90 डिग्री को हम π/2 रेडियन बोलते हैं, ठीक है ना। हमने ये भी निकाला कि एक रेडियन की वैल्यू रफली 57 डिग्रीज के बराबर होती है, और जो रेडियन का फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। कोई भी सर्कल ले लो, उसमें अगर रेडियस आपका आर के बराबर है, आर्क की लेंथ जो आर्क सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, उस आर्क की लेंथ यदि एल के बराबर है, तो एल और आर का जो रेशियो होता है वही आपको एंगल्स इन रेडियंस बताता है। बात समझ में आती है। फिर हमने कॉमन कॉमन एंगल पढ़े, कॉमन कॉमन एंगल पे जैसे मैंने आपको बताया 75 डिग्री इंपॉर्टेंट होता है, π/12 होता है, और सॉरी 5π/12 होता है। 75 का कॉम्प्लीमेंट्री 15 डिग्री इंपॉर्टेंट होता है, π/12 होता है। मैंने आपको बताया कि 22.5 इंपॉर्टेंट होता है, π/8, और 22.5 का कॉम्प्लीमेंट्री 67.5 जिसको 3π/8 बोलते हैं। मैंने आपको बताया भाई 18 डिग्री इंपॉर्टेंट है, 18 डिग्री π/10 रेडियंस होता है। 18 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 72 डिग्री होता है, जो कि आपका 2π/5 होता है। तो कुछ कुछ कॉमन जो एंगल्स हैं जो आमतौर पे बच्चों को परेशान करते हैं, उनका डिग्री और रेडियन का हमने एक नोट्स बना लिया, रट्टा नहीं मारा, उस चीज को 2-3 बार कर लेंगे। फिर हमने शुरुआत की भाई जो ट्रिग्नोमेट्री हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते चले आ रहे हैं, भाई साइन कॉस टेन के साथ तुम्हें खेलना सिखाया। साइन कॉस टेन को ट्रायंगल में कैसे डिफाइन किया जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, क्योंकि आइडेंटिटी तो तुम्हें पहले से याद है, और सच ये एप्लीकेशन इसका कभी भी मुश्किल था नहीं, थोड़ा सा हमारा पढ़ने का तरीका थोड़ा सा गड़बड़ था। और देखो कितने सारे सवाल हमने 10th क्लास के जो बोर्ड में जो बिल्कुल भयावह सवाल आते हैं, जिनका आप एक एक डेढ़ पन्ने में सोल्यूशन करते हो, उसको भी हमने कॉमन सेंस लगा के 2-2 4-4 लाइन में सॉल्व कर लिया। केवल उतना लेक्चर करने से अगर कोई बच्चा पूरी 10th की किताब को उठा लेता है, वो उसके सवाल को ना ओरल कर लेगा। फिर हमने पढ़ा कि भाई साइन कॉस टेन को नए तरीके से डिफाइन किया। नए तरीके से हमने क्यों डिफाइन किया कि जिससे कि हम मोर देन 90 डिग्री वाले केस में भी साइन कॉस टेन बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को बता पाए, ठीक है ना। तो नए तरीके से डिफाइन किया। फिर हमने हर बोला कि भाई जो साइन थीटा था वो बेसिकली किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट था, कॉस थीटा किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट था। तो उसके आधार पे हमने एएसटीसी को पढ़ा। पहले क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल, थर्ड में टैन और उसका रेसिप्रोकल, चौथे वाले में कॉस और उसका रेसिप्रोकल। हमने क्वाड्रेंट के एंगल को भी जनरलाइज कर दिया।
भाई पहले क्वाड्रेंट का एंगल इन जनरल 2n पाई प्लस थीटा होता है। चौथे क्वाड्रेंट का इन जनरल एंगल 2n पाई माइनस थीटा होता है। मतलब पाई का इवन मल्टीपल प्लस थीटा विल गो इनटू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई का इवन मल्टीपल माइनस थीटा विल गो इनटू द फोर्थ क्वाड्रेंट, पाई का ऑड मल्टीपल प्लस थीटा विल गो इनटू द थर्ड क्वाड्रेंट, पाई का ऑड मल्टीपल माइनस थीटा विल गो इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है, सेकंड में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव है, थर्ड वाले में tan और tan का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव है, चौथे वाले में cos एंड cos का रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव है। अच्छा बाय द वे हमने इस चीज को भी पढ़ा कि भाई साहब अगर साइन थीटा दिया है कोई भी पॉजिटिव नंबर या निगेटिव नंबर, साइन थीटा चाहे +3/4 दिया हो चाहे -3/4 दिया हो, तो cos थीटा की दो वैल्यू आती है। अब हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, दो में निगेटिव है। तो साइन थीटा अगर मान लो -3/4 दिया, -3/5 दिया था, साइन थीटा -3/5 दिया था, तो कॉस थीटा भाई +4/5 भी हो सकता है, कॉस थीटा -4/5 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन थीटा किस क्वाड्रेंट में था। अब अगर बच्चा साइन थीटा निगेटिव था तो थीटा थर्ड या फोर्थ कहीं पे भी हो सकता था। मतलब यदि साइन थीटा -3/5 है और थीटा आपका थर्ड वाले क्वाड्रेंट में है तो कॉस थीटा भी -4/5 होगा। यदि साइन थीटा -3/5 है, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस थीटा +4/5 होगा। फिर हम लोगों ने क्या सीखा कि भाई साइन कॉस टेन में सारे आइडेंटिटीज को लिखते कहते हैं कि साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, tan 180 प्लस थीटा प्लस tan थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। एक बात हमने और भी पढ़ी, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा के बराबर होता है, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा के बराबर होता है। साइन सप्लीमेंट्री एंगल पे सेम होता है, कॉस कॉस सप्लीमेंट्री एंगल पे एक दूसरे का नेगेटिव होता है, टैन भी सप्लीमेंट्री एंगल पे एक दूसरे का नेगेटिव होगा। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री के बराबर हो। बात समझे? फिर हमने 90 वाले फॉर्म में स्प्लिट करना सीखा कि भाई जो ऊपर वाला एंगल है वो 1 पाई बाई 2 है, 5 पाई बाई 2 है, 9 पाई बाई 2 है। जो नीचे वाला एंगल है वो 270 या फिर 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2 है। ऊपर वाले में प्लस थीटा ऐड करते हो, सेकंड में आते हो, माइनस थीटा करते हो, फर्स्ट में जाते हो। नीचे वाले में प्लस थीटा करते हो, चौथे में जाते हो, नीचे वाले में माइनस थीटा करते हो, थर्ड में जाते हो। तो प्लस या माइनस तो ASTC अंकित सर टोटली करेक्ट के हिसाब से ही लिखना था, बट हमें करना क्या था, उसके बाद में हमें साइन का कॉस, कॉस का साइन एंड टैन का कॉट करना नहीं भूलना था। यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अगले वाले लेक्चर पे इस पे हम लोग शुरुआत में थोड़े से न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे और मतलब कुछ ही न्यूमेरिकल लिखूंगा, उसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस सातवें आसमान को टच करेगा, मैं इतना चैलेंज दे सकता हूँ। थोड़े बहुत ही न्यूमेरिकल लिखूंगा बट उसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है ना सातवें आसमान को टच करेगा। ऐसा नहीं कि तुमसे मैं 100 न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, हमारा पांचवा छठा न्यूमेरिकल ही इतने हाई लेवल का होगा ना कि तुम बोलोगे डायरेक्ट सर ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी जो कैपेबिलिटी है वो बड़ी अनलिमिटेड है, बट तुम्हें अनफॉर्चुनेटली इस चीज का एहसास नहीं है। तो एज ए टीचर भाई मेरा काम है आपको उन चीजों का भी एहसास कराना, ठीक है ना। तो चलो चलो बच्चा, आज के लेक्चर को फिलहाल हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं, और कुछ भी अगर सीखने को मिला हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी हम लोग मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।